ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड्स वगैरह जितनी भी डिस्कशन है वो सब इसके अंदर आ जाएगी इंशाल्लाह। इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, विल बी कवरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, विल बी कवरिंग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, विल बी कवरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद विल बी कवरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फिर एट द एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये चार चीजें हम पढ़ेंगे। और इसके जो है ना वो ग्राफ्स और इससे रेलेवेंट जो इक्वेशंस हैं ये चीजें हम लोग देखेंगे एक। उसके बाद विल बी स्टडीइंग द केपलर्स लॉ, जिसके अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो सर्कुलर मोशन आता है कि जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों चीजें, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक करते हैं। ये चीज हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हमने लास्ट में जो है वो एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल समथिंग इनसाइड अ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसकी एनर्जी की डिस्कशन करनी। जैसे हम पढ़ते थे ना पहले कि फॉर एग्जांपल एक रैंप से एक ऑब्जेक्ट नीचे ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर टॉप पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी मैक्सिमम सर, है, जी सर। वो सारी कन्वर्ट होती थी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि अगर एक प्लेनेट है तो एक ऑब्जेक्ट अगर उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा और उसमें एनर्जी कन्वर्जन किसके अंदर होगी, कितनी होगी, ये सब बातें हमने डिस्कस करनी। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी बनती है, जो सबसे पहली इक्वेशन है वो कैसे बनती है, वो बनती है आपके न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज फ्रॉम व्हाट यू गेट द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेटमेंट कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज that the force of attraction between point masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to their separation, to the square of their separation. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आएगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between point masses, between point masses is directly proportional, directly proportional to what it is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of their separation. Inversely proportional to the square of their सेपरेशन। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है जहां भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा, ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करना। ठीक है, ये 2 नंबर की होगी आमतौर पे। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट से जो निकलने वाली इक्वेशन है वो क्या है? स्टेटमेंट से जो निकलने वाली हमारे पास इक्वेशन है दैट इज एफ इक्वल्स टू, विच इज, इसमें क्या है कि फोर्स जो है वो मैसेज, जो 2 मैसेज हैं m1 और m2, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 2 मैसेज जो कि हैं आपके पास, मैस 1 है एंड देन यू हैव मैस 2 फॉर एग्जांपल। मैस 1 और मैस 2 के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? दिस इज मैस 2 एंड दिस इज मैस 1 फॉर एग्जांपल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट वुड बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स, इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब मैस 1 और मैस 2 के दरमियान रहने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट्स, एक बात। और ये इन दोनों के दरमियान की सेपरेशन है। सेपरेशन हम लेंगे बिल्कुल सेंटर से। कीप इन माइंड द सेपरेशन, इसको मैं आर के टर्म्स में डिनोट करूंगा। दिस वुड बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास 1 टू द सेंटर ऑफ मास 2, क्योंकि ये पॉइंट मैसेज, अब ये पॉइंट मैसेज क्यों कंसीडर किए जाते हैं, व्हाट इज द पॉइंट मैस, ये डिस्कशन अभी आगे आएगी। ठीक है, तो पहली चीज कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी पहली स्टेटमेंट कह रही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। जितने मैसेज ज्यादा बड़े होंगे, जितना मैस ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड आल्सो बी मच मोर। और ये हमने चीज डिस्कस की थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आती होती ही उस चीज की, उस ऑब्जेक्ट की जिसका मैस हो। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स किसकी होती है? मैग्नेट की होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्जेस के अंदर होती है। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है वो किसमें होती है? उसके लिए आपके पास मैस होना चाहिए। इफ यू हैव मैस यू हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यू हैव एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आप किसी और मैस के ऊपर आपकी तरफ से लग रही होगी। ठीक है, बात समझ आ रही? तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आ गई कि मैसेज के जो प्रोडक्ट है उसके साथ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये 2 एक्सप्रेशन हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक हो गया? अब इसको अगर मैं जो है फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना चाहूँ तो उस इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए I'll make an equation डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो एक खट्टी इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी? F इक्वल्स टू जी फिजिक्स वाली एन। एफ एफ इज एफ जी, करेक्ट? दोबारा पूछो।
ये जो आपने F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ये F हाँ बेसिकली FG है जो आपने पिक्चर में डिनोट हाँ किया है। हाँ हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस वुड बी द इक्वेशन दैट विल गेट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये वो इक्वेशन है जो हमने इस्तेमाल करनी होती है। यहाँ पे जी जो है, जी इज बेसिकली अ कांस्टेंट। जी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 raised to power -11 न्यूटन, ठीक है। यूनिट क्या देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। R स्क्वायर नहीं होना चाहिए इक्वेशन में? दोबारा पूछ क्या कह रहे हो? और ये जो आपने जॉइंट इक्वेशन बनाई है F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर नहीं होना चाहिए? हाँ, आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। चलिए बस। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू आई कैसे आपके पास? इसकी वैल्यू उन्होंने ऐसे बनाई कि उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने दो मैसेज उठाए, ये मैस 1 है और ये मैस 2 है, और दोनों का मैस 1 kg, दिस इज 1 kg एंड दिस इज 1 kg। और इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन थी वो भी उन्होंने 1 मीटर रखी, ठीक है। 1 मीटर की सेपरेशन रखी, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, Fg = G मल्टीप्लाइड बाय M1, भी M1 है, ये भी 1 है, और रेडियस भी 1 का स्क्वायर है। तो G की जो वैल्यू यहाँ से जो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स फील की, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली कितनी थी, दैट वाज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 raised to power -11। सो दिस इज हाउ दे गॉट टू द पॉइंट कि आपका जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to power -11 है, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं तो ये मतलब पीको के आसपास है, नैनो से भी आगे की, मतलब स्मॉलर देन नैनो, ठीक है। तो पीको के आसपास ये फोर्स का कांस्टेंट है, तो इट टेल्स यू कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज लेस, इट इज नॉट दैट मच, ठीक है। अब इतनी ज्यादा नहीं है, छोटी सी वैल्यू। इसी वजह से, इसी की वजह ये है कि हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हर मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो फिर वो फील क्यों नहीं होती? वो इसीलिए नहीं फील होती कि जब मैसेज छोटे होते हैं, व्हेन दीज मैसेज आर स्मॉल, ठीक है। एक बंदा 60 किलो का, एक 80 किलो का, इन दोनों के दरमियान में भी अगर मैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूंगा तो इट वुड बी वेरी स्मॉल, इट माइट बी समवेयर इन माइक्रोस। उसकी वैल्यू 10 to the power -6 या -7 के आसपास होगी, विच इज अगेन वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फील नहीं होती, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिलेटिवली वीकर फोर्स एज कम्पेयर टू, अगर मैं जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करूं, फोर्स बिटवीन चार्जेस, या मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, या न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं, वो फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उनसे कंपेयर किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिलेटिवली द वीकेस्ट फोर्स एज कम्पेयर टू द अदर वंस, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो मैं कहता हूँ कि अर्थ है, ठीक है। यू हैव अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे जो है ना वो आप बैठे हुए हैं जनाब, आपका वजन जो है फॉर एग्जांपल जो M2 है, दिस ऑब्जेक्ट इज मास 60 kg फॉर एग्जांपल। तो आप बताएं ये अर्थ इस पे कितनी फोर्स लगा रही है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड नाइन पॉइंट लाइकवाइज एट बाय, वन अब वो तो होगी पर केजी ना, 60 में कितनी होगी। तो यस। इसी फॉर्मूले में लगाते हैं, Fg निकालना है तो G m मैं करूंगा, एंड आई पुट इन द वैल्यूज में, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to power -11। सिमिलरली मास 1, अर्थ का मास जो है ना वो होता है 6 इंटू 10 raised to power 24 kg, ठीक है। सिर्फ दिस वो इज द दिया मास जाएगा हमें? दिया हुआ होगा। और इसी तरह से जो है ठीक है। वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60 kg फॉर एग्जांपल। और जो सेपरेशन है, द रेडियस ऑफ द अर्थ, सेपरेशन शुड बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस, इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। यस। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो होता है आपका 6.4 इंटू 10 raised to power 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं इसकी। जब मैं इसको सिक्स कैलकुलेट पॉइंट करूंगा फोर इट वर्ड वुड से। बी 6.4 into 10 raised to power 6, ठीक है। ठीक है। तो when I calculate the value, I'll get somewhat around 580 के आसपास, 580 कैलकुलेटर करता हूँ तो 586.2 मेरे पास जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। तो ये आपके पास फोर्स है, ठीक है। और हमने, ठीक है। अगर मैं तुम्हें जो है ना वो कहूँ वेट इस ऑब्जेक्ट पे लगने, वेट निकालो इस ऑब्जेक्ट का, तो वेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा W = mg। तो m is 60 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ठीक है। तो विल गेट द वैल्यू टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू आ रही है, देख रहे हो। तो ये भी 588 अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज द वेट, दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का वेट है ये वही है, ठीक है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट ऑन अ बॉडी इज बेसिकली द वेट ऑफ द बॉडी, ये चीज हमने देखा ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब हमने ये भी देखना है कि सिमिलर फोर्स जो है ना वो, अगर ऑब्जेक्ट एक लार्जर ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट पर जो है वो फॉर एग्जांपल एक फोर्स लगा रहा है, दिस अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, इसको मैं कहता हूँ एफ, एफ दिस इज mass 1 एंड दिस इज mass 2 फॉर एग्जांपल। तो ये मैं इस वाली फोर्स को कहता हूँ F12, which means it is the force exerted by object 1 on object 2। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 भी ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स, ठीक है, जिसको मैं F21 कह देता हूँ। तो ये दोनों फोर्सेस वुड बी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी।
जितनी फोर्स अर्थ हम्म आप पे लगा रही है उतनी ही फोर्स आप भी अर्थ पे लगा रहे हैं, ठीक है। दीज बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। जितनी फोर्स आप अर्थ पे लगा रहे हैं उतना हम्म जो है वो अर्थ आप पे लगा रहे हैं। मसला ये है कि अर्थ की फोर्स लगाने की वजह से चूंकि आपका मास कम है, तो द फोर्स exerted by the earth is significant for you. This force 588 न्यूटन is significant for you. It is enough for you to stick to the ground. आप जमीन से चिपके रहेंगे इस फोर्स के लगने से। लेकिन हम्म लेकिन दिस फोर्स इज नॉट इनफ टू मूव द अर्थ। ये अर्थ के लिए इनफ नहीं है। तो अर्थ अपनी जगह पर रहेगा, हम्म अर्थ को ये आगे पीछे ज्यादा इम्पैक्ट उसके मूवमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इट्स इनसिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ के साइज के हिसाब से फोर्स कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ठीक। इसकी वजह से जो है ना वो, अच्छा अब हमारे पास जो है ना वो जो फॉर्मूला आ गया विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अच्छा आमतौर पे ना कन्वेंशनली इसको जो है वो नेगेटिव जी एम एम ओवर आर स्क्वायर लिखा जाता है। दिस फॉर्मूला इज रिटन एज एफ इक्वल्स टू नेगेटिव जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। इसकी वजह बताता हूँ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द मास, ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स की, ये स्मॉल मास है, इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो ऑफ कोर्स ये जो प्लैनेट है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी तरफ खींचेगा। हम्म तो कन्वेंशनली जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव यूज किया जाता है। जैसे अब देखो, तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल सरफेस पे होता तो नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो रेडियस जो है, रेडियस पॉजिटिव डायरेक्शन में जब बढ़ रहा है, जब रेडियस पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो फोर्स इस पे लग रही है वो इसके अगेंस्ट है। द फोर्स एक्टिंग इज अगेंस्ट, राइट। सिमिलरली हम्म अगर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होता और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियस बढ़ रहा था, डिस्टेंस रेडियस आर की मैं बात कर रहा हूँ, आर बढ़, आर इज बेसिकली द सेपरेशन फ्रॉम अर्थ। जैसे जैसे इसकी सेपरेशन फ्रॉम अर्थ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ी, स्टिल द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो चूंकि फोर्स अट्रैक्टिव है, अगेंस्ट है, तो इस वजह से ये जो है नेगेटिव का साइन इस्तेमाल किया जाता है। ये साइन नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फोर्स जो है बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अगेंस्ट है, आपके सेपरेशन के अगेंस्ट है। आप जिस तरफ जाओगे आपके अगेंस्ट लग रही हो। बात समझ आ रही है? ठीक है तो ठीक है। that reason this negative sign is used as as always। fg is basically, fg is attractive, ठीक है। सिर्फ ऐसे for हमने that, सेंट्रीब्यूटल उसका नेगेटिव क्यों नहीं रखा हुआ? कहाँ सेंट्रीब्यूटल फोर्स पे? जिसे सेंट्रीब्यूटल फोर्स कहाँ पे कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि फिर हमने ऐसे इस लॉजिक के मुताबिक हमने सेंट्रीब्यूटल फोर्स का नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? सेंट्रीब्यूटल फोर्स में ऑब्जेक्ट जो है ना वो दूसरी बॉडी से अवे तो नहीं जा रहा होता। इट्स नॉट गोइंग अवे। अवे कब जा रहा होता? रेडियस तो सेम ही रहता उसका। सेम रहता है। हाँ, तो फिर अच्छा, नहीं तो जो छोटा एम है ये बड़े एम के ऑर्बिट के अंदर है। नहीं दैट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। अच्छा किसने कहा? ठीक दैट मेक्स सेंस। ये दो ओके। मैसेज हैं, जो दो मैसेज हैं आपस में, सर्कुलर मोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, दो मैसेज हैं। अच्छा अब ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो तुमसे ग्रेविटेशनल फोर्स और जो है वो आपसे रेडियस का एक ग्राफ बनवाएंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे रेडियस मतलब रेडियस आर, मैं रेडियस क्या हूँ, सेपरेशन को बेसिकली, ठीक है। तो हम्म रेडियस या सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ती है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स, आमतौर पे तो अगर देखा जाए तो इट वुड ऑफ कोर्स इट वुड डिक्रीज, राइट। लेकिन वो यस किस सर। रेशो से डिक्रीज करती है अभी हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। हाउ डज इट डिक्रीज, तो हम उस बात को भी देखते हैं। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो यू नोटिस वन थिंग, मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा फॉर एफ जी एंड आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो आगे एक्सपोनेंशियल होगा। हाँ जी एक्सपोनेंशियल और एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये है मेरे पास यहाँ पे जो है वो जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो आर है। ऑब्जेक्ट सरफेस से डबल डिस्टेंस पे चला गया, 2r हो गया, ट्रिपल डिस्टेंस पे चला गया तो 3r हो गया। तो यहाँ पे जब वो आर पे होगा बेसिकली, तो उस पर जो लगने वाली फोर्स है दैट वुड बी इक्वल टू एफ जी। दैट फोर्स वुड बी इक्वल हम्म टू एफ जी, राइट। वो फोर्स एफ के इक्वल होगी। और जब सेपरेशन, जब वो ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फोर्स नेगेटिव, इसलिए मैंने जो है ना नेगेटिव उस पे एक्सेस पे बनाया हुआ है। तो ये नेगेटिव एफ के इक्वल होगा बेसिकली। दिस एफ वुड बी नेगेटिव, ठीक है। अब रिलेशन जो हमारा फॉर्मूला है वहां से नजर आ रहा है कि फोर्स एंड रेडियस सेपरेशन आर रिलेटेड। हाउ आर दे रिलेटेड? उनका जो है ना आपस में इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। इनवर्स, इनवर्स है और स्क्वायर भी है। इट्स नॉट अ नॉर्मल इनवर्स रिलेशन, इट इज एन इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। which means what does it mean? It means कि जब मेरे पास रेडियस r होगा, when I'll have my radius as r, और अगर मैं फोर्स के साथ इसका रिलेशन बनाऊं, जब मेरा रेडियस r होगा, I'll have my radius to be r, फोर्स f होगा, ठीक है। जब मेरा रेडियस 2r होगा तो फोर्स आधी नहीं होगी बल्कि 4 गुना कम हो जाएगी, f बाय 4 हो छोटा हो जाएगी, जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसी तरह 3r होगा तो ये f बाय 9 हो जाएगी। इसी तरह से 4r होगा तो ये f बाय 16 हो जाएगी। तो ये रिलेशन नजर आता है। इस तरह से जब ये 2r पे पहुंचेगा तो ये f बाय 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर 5 डब्बे हैं तो 2.5 डब्बों पे चल जाएगी। यहाँ पे कहीं f आ जाएगी। 2r पे जो है हम्म ना ये
5 डब्बे अगर एफ है तो 2.5 बल्कि और भी कम 1.25/4 पे चला जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे, ये आपका जो है वो एफ बनेगा। ठीक है, f/4 आ जाएगा यहाँ पे, दिस वुड बी f/4। फिर इसी तरह 3r पे इट वुड बी समवेयर ओवर हियर f/9। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे यू नोटिस कि आपके पास एक कर्व बन रहा है विच इज अप्रोचिंग द एक्स एक्सिस बट इट वोंट टच द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा। वैल्यू डिवाइड होती जा रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 बनता है, इसको 2 से डिवाइड करें 0.25 बनता है, इसको 2 से डिवाइड करें तो 0.125। ये कम होता जाएगा लेकिन इट वोंट एवर बी जीरो, ये जीरो कभी नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ये जीरो सही है। कभी नहीं होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर मैं इस आर को इंक्रीज करता करता इन्फिनिट पे ले जाऊं, तो मैं अगर इस प्लेनेट से इन्फिनिट डिस्टेंस पर, अगर ये प्लेनेट है तो मैं इससे इन्फिनिट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा, स्टिल अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। जीरो नहीं होगी लेकिन इट वुड बी वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी प्लेनेट की कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि ये प्लेनेट सिर्फ यहाँ इस रेंज में एक्ट करेगा, इसके बाहर चले जाओ तो आप एक्ट नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस हर जगह होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जितना आप दूर जाते जाते हैं उसका इन्फ्लुएंस बहुत इनसिग्निफिकेंट सा हो जाता है, तो आपको फील ही नहीं होता एक तरीके से। बात समझ आ ठीक रही है। है? यस यस। ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि सरफेस से अगर मैं इन्फिनिट की तरफ ट्रेवल करूंगा तो मेरा ग्राफ जो है ये बन रहा है। ठीक है, हम्म। लेकिन अगर मैं सरफेस के अंदर ट्रेवल करूंगा तो फिर क्या होगा? वंस आई गो इनसाइड द सरफेस, तो यहाँ पे हमने पॉइंट मैथ की assumption लेनी है कि एज सून एज आई एंटर द सरफेस, रेडियस से मेरी वैल्यू कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द पॉइंट मैस इज जीरो। तो ये जीरो पे आ जाएगा, दिस वुड बी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिप हमारा यहाँ से जीरो पे चला जाएगा। ये पॉइंट मैस की assumption है, अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पॉइंट मैस की assumption है कि आपका जैसे ही रेडियस, आपकी जो सेपरेशन है मैस की वो इनसाइड हो जाए, इनसाइड द मैस हो जाए, इनसाइड द प्लेनेट हो जाए, तो फिर अब आप पे लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल ही जीरो रहेगी। तो इनसाइड द प्लेनेट या इनसाइड द मैस हमारी assumption क्या है? व्हाट assumption डू वी मेक? वी मेक दिस assumption कि इनसाइड द प्लेनेट आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज बेसिकली जीरो, इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ऐसे इस ही पूरे, समझा सकते हैं, व्हाई इज इट कंसिडर्ड टू बी जीरो? हाँ, अब मैं इसी पे आ रहा हूँ, एग्जैक्टली इसी पे आ रहा हूँ। अब हम पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो बेसिकली प्लैनेट्स को या बिगर मैसेज को पॉइंट मैस कंसिडर करेंगे। एक कैलकुलेशन में प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, जितने भी बड़े मैसेज आपके हैं, सिग्निफिकेंट मैसेज हैं, उनको हम लोग पॉइंट मैस की टर्म देंगे। विल बी कंसिडरिंग देम एज आवर assumption would be कि दे आर पॉइंट मैसेज, दे आर व्हाट, दे आर और पॉइंट मैसेज। मैसेज। तो पॉइंट मैस क्या चीज है? नाउ लेट्स सी व्हाट अ पॉइंट मैस इज। पॉइंट मैस हम किसे कह रहे हैं? ठीक है, ये सब पॉइंट मैस कंसिडर किए जाते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट a point mass? Basically point mass की assumption is just for the sake of simplicity of the calculations, calculation को simplify करने के लिए, simplicity के लिए इनको point mass कहा जाता है। point mass किसे कहते हैं? point mass we call कि जिस उस ऑब्जेक्ट को कि जिसका सारा का सारा मैस सेंटर पे जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड, और ये ऑब्जेक्ट है तो उसका सारा मैस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी सारी साइड ये जो जगह है ये हम हॉलो हॉलो अज्यूम करते हैं, दिस रिमेनिंग एरिया इज कंसिडर्ड टू बी हॉलो एंड ऑल द मैस इज कॉन्सेंट्रेटेड, मैस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। इस चीज को हम कहते हैं पॉइंट मैस। व्हाई डू वी कॉल इट अ पॉइंट मैस? जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर। जैसे अब इसमें तुम ये सोचो कि फॉर एग्जांपल एक प्लेनेट आपके पास ये है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक हो गया। अब जो हम्म। दूसरा प्लेनेट है ना, दूसरा प्लेनेट जो है ना वो आपके पास है एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। मैं स्क्रीन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है मैंने जूम आउट किया, मैंने दूसरा प्लेनेट बनाया यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रही है? अब मैं यहाँ से इसको अगर ठीक। मजीद जूम आउट करूंगा, जितना मैं जूम आउट करता जाऊंगा यू नोटिस कि ये जो ऑब्जेक्ट्स थे जो कि पहले बाहर तो इसकी सरफेस और सेंटर अलग से नजर आ रहा था, लेकिन जितना मैं जूम आउट करता जाऊंगा ये एक सिंगल पॉइंट के तौर पे तुम्हें नजर आएगा। तो तुम्हें अच्छा। ये ठीक है ठीक है। डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि यार इसका सेंटर कहाँ है, इसकी सरफेस कहाँ है। ठीक है, तो ठीक है। फॉर दैट रीजन वी कंसिडर द होल प्लैनेट टू बी अ पॉइंट मैस। इस पूरे को जो है वो पॉइंट मैस के तौर पर ही कंसिडरेशन में लेके आते हैं। तो ठीक है। कंसिडर इट एज अ होल, दिस होल एज अ पॉइंट मैस। तो पॉइंट मैस का मतलब एग्जाम में पूछेगा व्हाट डज पॉइंट मैस मीन, 2 मार्क्स का, 1 मार्क का। तो इट मींस के जो है ना द डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज इज सो लार्ज दैट द साइज ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, ठीक डिस्टेंस है। between distance, I'm looking at distance between masses is so large, is so large that the size of mass itself is ignored। ठीक है, उसका अपना साइज इग्नोर किया जाता है, उसको हम एक पॉइंट मैस कंसिडर करते हैं। और ठीक पॉइंट मैस है। का मतलब क्या है? हाँ बोलो। पॉइंट में इसकी समझ आ गई। आप वो स्टेटमेंट में लिखवा सकते हैं जो आपने ग्राफ में दिखाया था कि जब से एक्स एक्सिस पर कभी जीरो हिट नहीं होगा आपको कंसिडरेबल अपना मतलब आपको फिर भी हल्की सी बेशक को हर प्लेनेट को वो ग्रेविटेशनल फील्ड फील हो रही होगी। हाँ जी, उसमें ये बेसिक सी स्टेटमेंट है कि जैसे हम लोग ओ लेवल से पढ़ते थे ना,
कि क्या नाम है आपकी जो है ना एक प्लेनेट है उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे एक मैग्नेट है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, या चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे बाहर चले जाओगे तो आपको मैग्नेटिज्म फील नहीं होगा या इलेक्ट्रिक पुल फील नहीं होगा। इसी तरह से ग्रेविटेशनल हम्म, पुल भी आपको एक रेंज तक फील होगा, उससे बाहर आपको नहीं फील होगा। तो देखो ग्रेविटेशनल पुल होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल जैसे जैसे आप उस रेंज से बाहर जाते जाओगे दैट ग्रेविटेशनल पुल विल बिकम इनसिग्निफिकेंट फॉर योर मास। आपके अपने मास को, आपके आपके अपने वजूद को खींचने के लिए फोर्स बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाएगी, होगी। कहीं ठीक भी है। वोंट बी जीरो एट ऑल, कहीं भी जीरो जो है ना प्योरली जीरो कहीं भी नहीं होगी, लेकिन ठीक। इट वुड एग्जिस्ट, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी एज यू विल बी इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा ओके ओके। मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ पहुंच, तो ये जो मेरे को लगने वाली फोर्स है चूंकि मेरी और इसकी सेपरेशन बढ़ती जा रही है, सेपरेशन के हम्म, बढ़ने से फोर्स कम होती जा रही है, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी एक पॉइंट के बाद, इट वुड बिकम इनसिग्निफिकेंट फॉर मी। ठीक है। ठीक है। तो पॉइंट मैथ्स की जो डिस्कशन चल रही थी उसमें सारा मैथ इज कंसिडर्ड एट द सेंटर। जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी हॉलो। ये जो रिमेनिंग साइड है ये इसको हॉलो कंसिडर किया जाता है। और जो सेंटर है, यहाँ पे हम कहते हैं ऑल मैथ्स एक्ट्स, यहाँ पे सारा मैथ्स एक्ट। बात समझ आ रही? दिस इज हाउ अ पॉइंट मैथ्स इज। तो इस वजह से जो है ना हम लोग कहते हैं कि चूंकि सेंटर जो है वो सारा हॉलो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस के बिलो अगर आप आ जाए, सरफेस के अगर आप अंदर आ जाए, देयर वोंट बी एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। ये अजम्पशन है, कीप इन माइंड दिस इज एन अजम्पशन, दिस इज नॉट द रियल लाइफ सिनेरियो, रियल केस नहीं है, ये अजम्पशन है। ठीक है, कीप इन माइंड दिस ठीक इज है। एन अजम्पशन जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर, हमारी अच्छा बस कैलकुलेशंस आप को मुझे आसान बनाने। आप मुझे 2 सेकंड देंगे, मैं घर पर अकेला और वो बेल हुई है तो मैं जरा देख के आ रहा हूँ। हाँ हाँ देखो। थैंक यू, बस 1 सेकंड। जी सर। समझ आ गई बात की? जी तो सर इरफान। ये अजम्पशन हम लेंगे, इस अजम्पशन के बेस पे जो है ना वो हमारा सारा सारी कैलकुलेशन जो है ना वो होगी। 1 मिनट होल्ड करना। श्योर सर। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है, तो उस पर हम आते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, इस डिस्कशन पे हम लोग आते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डेफिनेशन हम लोग ओ लेवल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वही डेफिनेशन जो मेनली है वही वही डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन in space where a mass experiences a gravitational pull force due to another mass। ठीक है, यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे भी लिखनी है। इट इज a region in space where a mass experiences a, a gravitational force due to another mass। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा जी, अब एक प्लेनेट है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से दिखेगी आपके पास अगर एक प्लेनेट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली वुड बी रेडियल लाइंस जो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही होंगी, सेंटर की तरफ पॉइंट करने वाली रेडियल लाइंस होंगी। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो यूं करके होगी, यहाँ से जो है वो यूं करके होगी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, रेडियल लाइंस बेसिकली होंगी जो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ ग्रेविटेशनल फील्ड वुड लुक लाइक, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस वुड लुक लाइक। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है इनका एरो वुड ऑफ कोर्स बी टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल, इनवर्ड्स होंगे।
और ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस व्हाट डू दे रिप्रेजेंट बेसिकली व्हाट डू दे रिप्रेजेंट कि अगर इस फील्ड में कोई मैस आ गया तो इस मैस पे जो लगने वाली फोर्स है ये उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ मैस ऑन अ टेस्ट मैस इनसाइड दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ठीक तो दिस डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेसिकली आपको बताएंगे। ठीक है। फील्ड लाइंस tells direction of force on a test mass। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस है व्हाट डज दैट टेल यू? इट टेल्स यू व्हाट? गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस tells you the strength of the field। ठीक है, अच्छा, tells तो you। मतलब जितना जितना कम गैप होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ठीक अब इसको देख लो, जब आप सरफेस के पास हैं तो इन दो को देख लो तो इनका इनका गैप कम है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं गैप स्टार्ट्स टू इंक्रीज, राइट? गैप बढ़ता जाएगा। है। ठीक है। इस गैप को कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो वीक होती जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, और ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो फील्ड है, ये फोर्सेज हैं, दे एग्जिस्ट अंटिल इन्फिनिटी। अगेन वही बात है, तो ये जो है ना एंड तक एग्जिस्ट करती ही करती है। ऐसा नहीं कि एक सर्कल के अंदर बस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे इसके बाद अचानक गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं। वीक होती जाएंगी लेकिन एग्जिस्ट करती जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो ये ठीक है। चीज है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे हम आते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो उस पर एक फोर्स लग रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 100 kg का ऑब्जेक्ट है तो उस पर 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। मुझे ये फोर्स नहीं चाहिए। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द वे दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मैस। लेकिन मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चाहिए, मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड टेल यू कि अगर इस 100 kg वाले ऑब्जेक्ट पे 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो अगर इस ऑब्जेक्ट के मैं 100 हिस्से कर दूं और मैं सिर्फ 1 kg इसका 1 kg का मैस निकाल लूं तो 1 kg पे कितनी फोर्स आएगी पर केजी? हाउ व्हाट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स पर केजी? 1 kg पर कितनी फोर्स लगती है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। कि हर प्लेनेट की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। वो ये बताती है कि वो प्लेनेट अपनी फील्ड के अंदर अगर कोई मैस आ गया तो उसके पर केजी मैस पर कितनी फोर्स से उसको पुल करेगा। जैसे पर जैसे केजी मैस। हमारा 9.81 है, मून का 1.6 है। हाँ एग्जैक्टली, 9.8 मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि अर्थ जो है वो कोई भी 1 kg आप इसकी फील्ड में ले आए, 1 kg की अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें 9.8 न्यूटन पर केजी की फोर्स लगेगी। अगर मून में है तो मून पे अगर आप 1 kg का ऑब्जेक्ट लेंगे तो उस 1 kg पे 1.6 न्यूटन पर केजी की फोर्स लगेगी, विच इज 6 टाइम्स लेस। ठीक है, वन जैसे बाई एक सिक्स सवाल है, ये हाँ 9.81 इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज व्हाट? इट इज द फोर्स पर यूनिट मास। इट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, और इसका सिंबल जो है आप इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इनसाइड अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन द फील्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। और यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल अर्थ की जो 9.8 की वैल्यू है न्यूटन पर केजी क्या बता रहा है? न्यूटन पर केजी टेल्स यू कि अर्थ जी एट अर्थ। तो ये टेल्स यू कि अर्थ exerts a 9.8 न्यूटन फोर्स ऑन एवरी एवरी 1 kg। ठीक है, ये चीज आपको पता चलती है यहाँ से। अच्छा, अब चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर मास। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो क्या थी? जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, और ये है डिवाइडेड बाय मास। तो डिवाइडेड बाय मास का मतलब ये है कि नीचे मास आ रहा है तो नीचे वाला मास ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट अर्थ विद का द मैस। फॉर्मूला। हाँ बड़े वाला एम फिर आपका अर्थ का मैस हो गया ना। हाँ, अर्थ का मैस होगा, प्लेनेट का मैस होगा। तो ये आपके पास जो है वो विल बी लेफ्ट दिस फॉर्मूला विच इज जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो ये इस्तेमाल करना, दिस इज द मास ऑफ प्लेनेट, और ठीक है। आर जो है वही सेपरेशन है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वही सेपरेशन है। ठीक हो गया? ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल करेंगे हम लोग फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और जब वो तुमसे इसका ग्राफ बनाने को कहेगा विद रेडियस तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे फोर्स का बनेगा। उसकी वजह क्या है? इधर भी रिलेशन जी का और आर का जो है 1/r² का ही है, यही वर्ग स्क्वायर लॉ है। तो सेम ग्राफ जो हमने ऊपर बनाया एज इट इज वही ग्राफ हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का भी बन जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो वही सेम टू सेम ग्राफ जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का भी बनेगा। ठीक है। अच्छा जी,
अब जो है ना वो हम लोगों ने तो ग्रेविटेशनल फील्ड का रेडियस से जो ताल्लुक है, अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो चूंकि इट इज अगेन एन इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, तो इसका ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे हमने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का बनाया था। तो उसमें भी जब आप इधर खड़े हैं तो बेसिकली आप नेगेटिव आर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, दिस इज नेगेटिव आर राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस मैस के सेंटर से लेकर अगर आप इस सरफेस पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव आर। व्हेन यू आर एट नेगेटिव आर यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्ड्स राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये जी है। फिर जब आपका डिस्टेंस 2 आर होगा, मतलब आप यहाँ से डबल डिस्टेंस पे चले गए, विच इज ये एक आर आ जाएगा, एंड दिस वुड बी अनदर आर, दो आर प्लस आर, 2 आर डिस्टेंस वाले पहुंचेंगे, तो योर जी वुड बी, यहाँ पे योर जी वुड बी जी/4, ये जी/4 ठीक है। 3 आर पे पहुंचेंगे, मजीद आगे जाएंगे, तो दिस वुड बी जी/9। जी, ये छोटा जी आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना। तो ग्राफ आपका इस तरह का बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड पे पड़े हुए हैं, तो राइट हैंड साइड पे आप पे लगने वाली फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जो है वो नेगेटिव होगी, बिकॉज डायरेक्शन इज एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू आर एट द राइट हैंड साइड। तो रेडियस आर पॉजिटिव जब होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नेगेटिव आर जी। फिर 2 आर होगा तो नेगेटिव जी/4 हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज जी/4 नेगेटिव। फिर 3 आर होगा तो इट वुड बी नेगेटिव जी/9। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारा ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे जो है वो पिछले केस में बना था, फोर्स के केस में बनेगा। इट वोंट बी टचिंग द एक्स एक्सिस, कीप इन माइंड, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये इसका एसिम्प्टोट बन जाएगा, इसके साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, द वैल्यू कीप ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन इट वुड नेवर टच द एक्स एक्सिस, इट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग बट इट वुड नेवर टच द एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये हमारा था ग्राफ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल। एक सेकंड, इस तरह बना लो, बस एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसमें की चीज टू नोटिस, वन की थिंग इज कि यहाँ पे जैसे ही ये देखो ये वैल्यू है ना, मैंने नीचे बिल्कुल एक्सेस इसलिए बनाया कि इस सरफेस पे नोटिस करो आर है, दिस आर इज एग्जैक्टली ये जो आर है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट राइट, ये टू यस। आर, ये पॉइंट है 3 आर जो हाँ, है। सही से समझ आ गई। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो, एज सून एज आई गेट इन साइड द सर्फेस, जैसे ही मैं आर के अंदर जाता हूँ, क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या रहती है, जीरो हो जाती है, तो वैल्यू बिकम्स जीरो। एज सून एज आर के मैं इस सर्फेस के अंदर एंटर होता हूँ और इस सर्फेस तक पहुंचता हूँ, तो द वैल्यू कीप्स ऑन बीइंग जीरो, ये जीरो ही रहती है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ पॉइंट मैस, ये पॉइंट मास। ठीक पॉइंट। है। ठीक है। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना, तो रियल लाइफ में इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा दिखेगा, जी सर। ये दिखेगा रियल लाइफ में। यहाँ पे फौरन जीरो नहीं होगा, इट वुड इवेंचुअली बिकम जीरो। जब वो सेंटर में होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर वुड बी जीरो, और फिर वो ऐसे ऐसे आगे की तरफ जाना शुरू करेगा, तो बढ़ता जाएगा, इट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग अगेन। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब मैं सरफेस पे हूँ, तो मैं बेसिकली पूरे मैस की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द होल मैस। जैसे ही मैं सरफेस से थोड़ा सा अंदर आया, मैं यहाँ पे नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, ये मैस छोटा हो गया, देख रहे हो, यस सर। मैं मैस और छोटा हो जाएगा, मैस। ठीक है। एज द mass keeps on decreasing, जैसे जैसे mass कम होगा, ऑफ कोर्स g किसके इक्वल है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो जैसे जैसे mass की वैल्यू गिरती जाएगी, कम होती जाएगी, दिस g would also keep on decreasing। और सेंटर की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सेंटर में माय ऑब्जेक्ट वुड बी नथिंग, मैस जीरो हो जाएगा। जहाँ बिल्कुल सेंटर की बात करूं तो इट वुड बी नथिंग, जीरो। ठीक है। तो मैस जीरो हो जाएगा, तो इट वुड टेल यू कि जी भी सेंटर पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा, द जी एट द सेंटर वुड बी जीरो। जी। फिर जैसे ही मैं राइट हैंड साइड बढ़ना शुरू करूंगा, अगेन माय रेडियस वुड इंक्रीज, व्हिच मींस मैं मैस ऑब्जेक्ट फिर बढ़ाना शुरू करूंगा, मजीद रेडियस बढ़ाऊंगा, और आगे जाऊंगा तो और ऑब्जेक्ट बढ़ा होगा, यहाँ से और आगे जाऊंगा तो रेडियस वुड कीप ऑन। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, मेरा मैस बड़ा होता जाएगा, मैस बड़ा होता जाएगा, तो जी की वैल्यू भी इट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। जैसे बट जैसे आर है, अब अगर 0.5 आर हो, मतलब सर्किल के अंदर हो, तब हाँ, आपका पे जीरो होगा। हम अज्यूम ये करते हैं अकॉर्डिंग टू द assumption पॉइंट मैच वाला। पॉइंट मैथ की assumption में, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि if you're at 0.5 आर फॉर एग्जांपल, सेंटर में यहाँ कहीं है, स्टिल योर मैथ इज जीरो, ऑल द ठीक मैथ है। एक ही पॉइंट पे, यहाँ सारा मैथ यहाँ सेंटर पे बस, और कहीं मैथ नहीं, ऑल द मैथ इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, द मैथ इज एक्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड टोटली एट द ये सेंटर। जो हॉलो वाला एरिया, वहां देयर इज नो ग्रेविटी, ग्रेविटी कह रहा हूँ, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीजें हम लोग उसको जीरो कंसिडर करते हैं सेंट्रल एरिया में। ठीक है। बात समझ आ रही है। ठीक है। असल में ऐसा नहीं, तो रियल लाइफ सिनेरियो में मैंने बताया क्या होता है, रियल लाइफ सिनेरियो में सेंटर पे आगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जीरो होती है। उसकी वजह ये है कि सेंटर पे हर तरफ से फोर्स एक्ट कर रही होती है, सब एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रॉम एवरी साइड होती है, तो सारी कैंसिल आउट हो जाती है। भैया सेंटर पे अगर आप हैं, आप पे यहाँ से भी फोर्स लग रही है, हर तरफ से अगर लग रही है, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे। कर देंगे। वो इस वजह से बिल्कुल सेंटर पे एफ जी इज जीरो, या जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। ठीक है। तो हमेशा, और साइडों पे जीरो नहीं होता, तो ये हमेशा ऐसा बनता है रियल लाइफ सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी मेकिंग इट लाइक दिस, क्योंकि हमने उधर पॉइंट मैथ की assumption ले ली। हम्म। ठीक है। अच्छा जी। अब यहां से हमें ये चीज समझ आई कि हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और रेडियस का ग्राफ बनेगा कैसा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये तो था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ अ पॉइंट मास, ऑफ अ पॉइंट मास, एक अपने पॉइंट मास की बात हो रही है, एक ही है।
अगर दो आ जाए इकट्ठे, अब इन दोनों की आपस में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की इंटरेक्शंस कैसे होंगी, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है। अबाउट दिस। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बड़ा मैस है, ठीक है, दिस इज m1, और आपके पास जो है उससे इंटरेक्ट करने वाला एक छोटा मैस है विच इज m2, ठीक है। अब इन ठीक दरमियान में एक टेस्ट मैस है, एक ऐसा मैसेज को मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट मैस इज अ मैस कि जिसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो इनसिग्निफिकेंट कि इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं। एक ऑब्जेक्ट है जो हैवी और नहीं भी है, इसको मैं कह दूंगा टेस्ट मैस, ठीक है। समथिंग दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, इट वोंट इफेक्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1 and m2। बात समझ आ रही ठीक है? है। यस। आप इमेजिन करो वो टेस्ट मैस अगर m1 की सरफेस पे पड़ा होता, तो m1 की सरफेस पे जो g1 है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मास 1 वुड ऑलवेज बी, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पर अगर ये ऑब्जेक्ट मास 1 पड़ा है, तो इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे g1 लग रही होगी और राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा होगा, G2। कोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो इस प्लेनेट की वजह से वो इसको राइट पे खींचेगी, जो इस प्लेनेट की वजह से वो इसको लेफ्ट पे खींचेगी, ठीक है। हम्म। अच्छा जी, अब जब ये इस सरफेस पे होगा तो हमें ये बात पता है कि जब आप सरफेस पे होते हैं आप पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, तो जब ये इस सरफेस पे होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो g1 है वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। और चूंकि दिस इज मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम मास 2, ये r मैक्सिमम है इस वक्त, दिस मैक्सिमम, जब r मैक्सिमम है तो g2 वुड बी एट इट्स मिनिमम वैल्यू, g का रिलेशन r से 1 और r स्क्वायर है, राइट। हम्म। तो जब आप इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट 1, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज में, तो दिस इज पॉइंट 1, ठीक है, दिस इज पॉइंट 2, बिल्कुल सेंटर में वुड बी पॉइंट 3, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर वुड बी पॉइंट 4, एंड देन यू आर एट पॉइंट 5, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज। अच्छा, अब सिनेरियो 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है वो आपका g1 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 है, g1 है हम्म। 10 न्यूटन पर, g2 वुड बी मिनिमम, g2 इज 1 न्यूटन पर केजी, ठीक है। व्हाट वुड बी ठीक। जी नेट किसके इक्वल होगा, जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इन दोनों की, वो किसके इक्वल होगी, बिकॉज दे बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो जी नेट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी इक्वल टू नेगेटिव g1 पॉजिटिव g2, ठीक है। तो ये इसके इक्वल, तो जी नेट वुड बी इक्वल टू g1 जो है वो नेगेटिव 10 है और हम्म। g2 जो है वो 1 है, तो जी नेट इज -9, राइट, ये कितना है, -9 है, ऐसे ही है। यस। सिनेरियो 2 की बात करूं अगर मैं, सिनेरियो 2 की अगर मैं बात करूं, तो सिनेरियो 2 में क्या सीन है, सिनेरियो 2 के अंदर व्हाट्स द सिनेरियो, इन सिनेरियो 2 व्हाट डू आई हैव, देखते हैं। इन सिनेरियो 2 g1 जो है दैट इज, आप देखो आप जो है वो थोड़ा सा आपका रेडियस मैस 1 से दूर हो गया और आप मैस 2 के पास जा रहे हैं, ठीक है, आप मैस 1 से दूर होकर कहाँ जा रहे हैं, मैस 2 के कहाँ पास जा से रहे आ हैं, रहे ठीक है। जब आप मैस 2 के पास जा रहे हैं तो क्या कहानी बन रही है, ये हो रहा है कि आप मैस 1 से दूर जा रहे हैं, विच मींस g1 स्टार्ट्स टू डिक्रीज, एंड चूंकि आप मैस 2 के पास जा रहे हैं g2 स्टार्ट्स टू इंक्रीज, सही है। तो यस। g2 would decrease and for example it would become -8 न्यूटन पर केजी, एंड g2 would become, g2 जो है वो आपका फॉर एग्जांपल बढ़ के 1 से 3 हो जाएगा, ठीक है, मैं कह एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 1 से बढ़ के फॉर एग्जांपल इट वुड बी समवट 3, ठीक है, 3 यस। न्यूटन पर केजी हो गया। तो जी नेट क्या बन गया आपका, जो जी नेट है वो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज ये +3 ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड पे, तो जी नेट वुड बी इक्वल्स टू -5 न्यूटन पर केजी, ऐसा ही है। हम्म। अच्छा जी, देन व्हाट हैपेंस इज कि अब मैं सिनेरियो 3 पे पहुंचता हूं, सिनेरियो 3 इज द मिड पॉइंट, ठीक है, सिनेरियो 3 में कह रहा हूं क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ हम्म। एम, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे g1 जो है वो आधे में पहुंच गया, मिड पॉइंट में पहुंच गया, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ सरफेस पे इट इज 10, तो आधे पे मैं कहता हूँ इट इज 5, आधा हो गया, ठीक है, वैसे आधा नहीं होगा, क्वार्टर होगा वैसे तो, हमें रिलेशन पड़ा है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आधा हो गया, ठीक है। ठीक है। तो g1 becomes half, which means g1 is now -5 न्यूटन पर केजी, at the same time g2 is basically what, g2, अब आप मजीद जा रहे हैं आगे उसकी तरफ, g2 के पास मजीद जा रहे हैं तो पिछले केस से और बढ़ेगा, अब यहाँ 3 था तो अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल 4 हो जाएगा, नाउ इट इज 4, ठीक है। ठीक है, नाउ इट इज 4 न्यूटन पर केजी। तो 4 न्यूटन पर केजी होने का मतलब ये है कि जो आपका जी नेट है इट इज स्टिल नेगेटिव, इट इज स्टिल -1 न्यूटन पर केजी, राइट। अभी भी हमारा हम्म। नेट जो है वो जीरो नहीं हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं हुई, जीरो कहाँ होगी, जीरो होगी आपकी 4 पे। 4 पे, वाई वुड इट बी जीरो एट 4, उसकी रीजन हम देखते हैं कि 4 पे वो जीरो क्यों होगी। अगर मैं 4.4 की बात करूँ ना, कीप इन माइंड 0.4 इज मोर टुवर्ड्स द स्मॉलर मैस एंड लेस टुवर्ड्स द बिगर मैस, ठीक है, इट इज मोर, यस। ये वाला रेडियस
डिस्टेंस कम है या रेडियस डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, 4 पॉइंट पे कहानी क्या है कि 4 पॉइंट पे आपका जो G1 है दैट इज बेसिकली इक्वल टू, अब ये गिर के हो चुका है 4 पॉइंट पे, इट इज नाउ फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 से गिर के हो चुका है। यहाँ पे हम 4 कर चुके हैं, इसको हम करते हैं इसको फॉर एग्जांपल जस्ट टू मेक इट करेक्ट, हम इसको 4 के बजाय भी मेक इट 3.5, ठीक है, यहाँ से 3 से बढ़ गया वो 3.5 हो गया। ये यहाँ पे मैं 3 न्यूटन पर केजी कर देता हूँ और इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको 2 करूंगा तो व्हाट वुड हैपन इज, काम वही ट्रेंड वही चलेगा, सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग बनाई है, 2 करने से ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे इट वुड बी 2, ठीक है, काम वही हो रहा है, ठीक है। G2 को नोटिस करो, G2 कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। और G1 को नोटिस करो, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, 10 से -8 -5 इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। Gnet को नोटिस करो, इट आल्सो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, तो ट्रेंड वही चल रहा है। नाउ एट G1 कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सो ओवर हियर एट दिस पॉइंट G1 becomes negative 4 न्यूटन पर केजी एंड G2 becomes 4 न्यूटन पर केजी, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट। पिछले केस में 3 था तो अब 4 हो गया। अब Gnet क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी Gnet नाउ, अब Gnet आपका क्या हो जाएगा, जी that would be zero. 0, ठीक है। So this point is basically called the null point. इसको मैं क्या कहता हूँ, I call this the null point, के जहां पे आपका G gravitational field strength becomes 0. Zero. And the null point would always be much more towards the smaller mass. Keep in mind it would be always towards inclined towards the smaller mass, ठीक है। ठीक है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसका जो है वो G1 का, G2 का और G net का एक combined ग्राफ बनाऊं, if I make a combined, सर एक सवाल है बस जल्दी से, the null point is the point where अपना gravitational field strength is zero. between 2 point masses का वर्ड डालना साथ, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं ठीक है। यहाँ पर इसको शो करूं बाय ग्राफ, तो नोटिस करो कि दिस इज R1 एंड दिस पॉइंट इज R2, और जो ऑब्जेक्ट के दरमियान में मूव कर रहा है। इफ आई मेक द ग्राफ फॉर G1, अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मास 1 का सिर्फ ग्राफ बनाता हूँ पहले, तो क्या ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा G1 का कि यहाँ पे जो है G1 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव एक्सिस पे बनेगा, पहली बात नेगेटिव एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, इट वुड बी ऑन नेगेटिव एक्सिस। अच्छा जी, किस तरह से कि जब R1 है तो G1 भी R1 पे, G भी पूरा G1 होगा, ठीक है, इट वुड बी इक्वल टू G1, ठीक है। तो ये आपका R पे एग्जैक्टली G1 आ जाएगा, दिस इज G1, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। R यहाँ पे जैसे आप पहुंचेंगे, दिस इज 2R1 फॉर एग्जांपल, दिस इज 2R1, तो थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा तो G वुड बी G/4, तो G/4 हो जाएगा समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वही ग्राफ बनेगा इस तरह का, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। R2 पे पहुंचते पहुंचते वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। सिमिलरली आई मेक द ग्राफ फॉर G2, अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स 2 का बनाऊं, तो वो चूंकि राइट हैंड साइड पे इट इज पॉजिटिव, तो वो क्या बनेगा, R2 पे इट वुड बी मैक्सिमम, ये G2 होगा, दिस वुड बी G2, ठीक है, दिस वुड बी G2। और G2 पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं R1 की तरफ जाता जाऊंगा, मैथ्स 1 की तरफ जाता जाऊंगा, इट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड इट वुड बी, ठीक है। ये आपका बन गया ग्राफ 4 पहले इज, वाले। ठीक है, ये आपका, हाँ ये आपका बन गया G2 का ग्राफ, और ये बन गया आपका G1 का ग्राफ। अब मैं G नेट का अगर ग्राफ बनाता हूँ, रिजल्टेंट का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो रिजल्टेंट जो है वो मेरा क्या बनेगा, 4 इज व्हाट पॉइंट, 4 इज द नल पॉइंट, राइट, 4 इज योर नल पॉइंट, 4 इज योर नल पॉइंट, ये आपका पॉइंट 4 है, समवेयर ओवर हियर। माय ग्राफ वुड लुक लाइक व्हाट, माय ग्राफ वुड लुक लाइक दिस नाउ, देखो। मुझे ये बताओ कि अगर ये G1 जो था ये -10 था और G2 जो था वो 1 था, तो नेट जो था वो इससे थोड़ा नीचे था, सही है? तो इसके नीचे 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 चलता 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 नल पॉइंट पे आके 0 होगा, और नल पॉइंट के बाद यस। पॉजिटिव होता जाएगा और होता होता इसके नीचे आगे फिर आ रही। ठीक है। तो दिस ठीक है। ब्लू लाइन इज ग्राफ फॉर G नेट, ये G नेट का ग्राफ है, ठीक है। ठीक है। और ये सिनेरियो 1 है। देखिए सिनेरियो, सारे सिनेरियो आ गए ना इसमें, देखो रेड ग्राफ इज जस्ट इफ ओनली मैस 1 वाज एग्जिस्टिंग, मैस 2 को अगर हम इग्नोर कर दें तो ये वाला, सॉरी ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला। ठीक है। अगर मैं मैथ्स 1 को इग्नोर कर दूं तो मैथ्स 2 के लिए सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा, और अगर मैं दोनों को इकट्ठा कर दूं तो ये ब्लू लाइन बनेगी, इसका नेट ग्राफ, अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब हमारे पास चूंकि इफ एट नल पॉइंट, अगर मैं बताऊं एट नल पॉइंट व्हाट्स हैपनिंग इज कि योर जी नेट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 0। तो जब जी नेट बिकम्स 0, तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, दिस इक्वेशन वुड बिकम इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वेशन वुड बेसिकली बिकम इक्वल टू G1 इज इक्वल्स टू G2, and G1 is equals to what, it is equals to Gm1 over R, इसको मैं कह दूंगा इट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, Gm1 इक्वल्स टू
इसको मैं R1 स्क्वायर कहूंगा। सिमिलरली दिस वुड बी इक्वल टू GM2/R2 स्क्वायर। ठीक है, R1 is the distance from the center of M1 to the mass. This is R1. यहाँ से यहाँ तक would be R1 and R2 would be the distance from the center of mass 2 and the object. This would be R2. ठीक है, ये इस तरह से समझना है। अच्छा, now G and G are equal, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। You'll get the equation to be M1/M2 is equals to R1 square over R2 स्क्वायर। ये रेशो आमतौर पर नल पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मास 1 ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट नल पॉइंट, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, ग्राफ जरा अभी समझ रहा हूँ तो लगाओ टाइम, लगाओ ग्राफ समझने में। हाँ, इससे जरा कॉम्प्लिकेटेड से। देखो, ये जो है ना, ये वाला रेड लाइन, दिस इज फॉर मास 1। मास 1 का हमने क्या पढ़ा? देखो, मास 1 पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इस पे जो मास 1 की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी या नहीं होगी? होगी, नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं सरफेस पे हूँ, तो सरफेस पे नोटिस करो क्या है, वो मैक्सिमम है। सरफेस हम्म। जैसे दूर दूर जा रहा हूँ, जैसे सरफेस से दूर जा रहा हूँ, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। और जब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच गया, मतलब M2 की सरफेस पे पहुंच गया, तो इट इज ऑलमोस्ट नियर द नियर एक्सिस। जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इसमें पॉजिटिव होगी, मैक्सिमम होगी सरफेस पे भी, यहाँ मैक्सिमम है। इट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग एज इट रीचेस R1। यहाँ पहुंचता जाएगा तो वो कम होता जाएगा। अब इसका जब मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा, तो रिजल्टेंट ये देखो, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अंटिल द नल पॉइंट एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। वो पॉजिटिव होना शुरू होता है। इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग हाँ, अंटिल द नल पॉइंट एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। इनकी ये नेट का आ गया। ओके, ठीक है, से समझ आ रही है, अब समझ आ रही ये है। चीज एक सेकंड में बस जल्दी बना, जल्दी से बस 2 मिनट बना दो। हाँ बना लूंगा। तो फिर अगर G1 R1 तो मैक्सिमम है। And then G2 तो है G2। अच्छा, 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 फिर जो ये होता है। ठीक है, ठीक है, से समझ आ गया। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट जो चीज करनी है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ओ लेवल्स में जो हमने पढ़ा MGH वगैरह, वो सारी कहानी, वो सब चीजें नहीं है इसमें। ठीक है, इट इज समथिंग डिफरेंट, इट इज मच मोर डिटेल्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल यूं उस तरह से यू पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है बेसिकली, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्लैनेट है, ठीक है, और जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लैनेट का डिस्टेंस है यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये R था डिस्टेंस सेंटर से सरफेस तक का, और सरफेस से जो है ना ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे चला गया। इस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी कह रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट व्हिच इज द इन्फिनिटी। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द वर्क डन
टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर मैं ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैं इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट एक्स से उठा के और मैं यहाँ इन साइड द ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट वाई पे ले आऊं, इस काम को करने में जितना मुझे वर्क डन लगेगा ना, इसको मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा. सो माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूपी इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ mass to bring it from infinity to bring it from infinity to a point inside the gravitational field. ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे. ठीक हो गया. दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया. अच्छा जी, अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट की, कि मैं ये सारी कहानी भूल जाऊं कि यार कहां से लेके आए थे, क्या किया था, ये सब चीजें मैं भूल जाऊं. इफ आई टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस इंस्टेंट, वाई पे क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट वाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड हैव अ वैल्यू. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 500 है फॉर एग्जांपल, इट वुड आई वुड राइट इट डाउन एज -500 joules. I would write down as -500 joules. इसी तरह से if I am at z for example, I am much more near to the planet. तो अगर पहले वो -500 थी, तो as I go near to the planet it becomes -1000. It decreases कैसे, कि वैल्यू उसकी बढ़ रही है, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो हम उसको डिक्रीज कहते हैं. नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने को हम डिक्रीज कहते हैं. ठीक है. अब ये बट हमने नेगेटिव क्यों किया? जब ये इस पर राइट पे जाके लेफ्ट पर होता तब नेगेटिव ना होता? अब हम आते हैं कि ये साइन नेगेटिव क्यों है. व्हाई इज द साइन ऑन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट. ठीक है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट is negative. Why is it negative? Because gravitational potential energy at a point of an object is basically the energy required to send the object back to infinity from that point. ठीक है, from that point. अब मैं जो है ना वो लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझाऊंगा कि वाई इज इट नेगेटिव, फिर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा कि वाई इज इट नेगेटिव. ठीक है. अब पहली बात यह है कि अगर मैं पूछूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -500 जूल है. इट टेल्स यू कि मुझे 500 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक वापस भेजने में. इस पॉइंट से मुझे ज्यादा, ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मुझे 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए ऑब्जेक्ट को जी से इन्फिनिटी में भेजने पे. अगर मैं यहाँ पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे और ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी सरफेस पे हो गया. आई विल नीड द मैक्सिमम एनर्जी टू सेंड इट बैक टू द इन्फिनिटी. सो इट टेल्स यू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, इट इज द मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. अच्छा, अब Why is it negative? It is negative because एक ऑब्जेक्ट जो सरफेस से इन्फिनिटी की तरफ भेजा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, if this object is traveling towards the infinity, what is the force acting on it? The force acting is against it. ये जो force act कर रही है इस पे, it is against. ये नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव पे. ये जो force act कर रही है इस पे, ये क्या है? It is negative. And the work done is always equals to F into displacement, force into displacement. तो अगर force negative है, if this force is negative, it tells you कि सारी value would be, this would be negative. ठीक है, ये value would be negative. यहाँ पे हम इसकी explanation जो wording में इस्तेमाल करते हैं, वो हम क्या करते हैं, what do we call, क्या wording क्या इस्तेमाल करते हैं इसको समझाने के लिए. इसको समझाने के लिए हम wording इस्तेमाल ये करते हैं कि why is it negative? Gravitational potential energy at any point of an object at any point inside the gravitational field is negative. It tells you the direction of force. ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है. इट टेल्स यू द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू गो बैक टू इन्फिनिटी. तो जब वो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स उसके अगेंस्ट है. जैसे हम जमीन पे खड़े होकर बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं, जब मैं जमीन पे खड़े होकर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो क्या होता है, अगर मैं ऊपर फेंकता तो एक्सेलरेशन इस पे नीचे की तरफ होती है, अगेंस्ट होती है. तो whenever the case is of throwing something upwards, we always consider the acceleration to be negative g. याद है, नेगेटिव जी लेते हैं. इसी वजह से अब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट. तो जब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है बाय द मैस, वर्क इज डन बाय द मैस. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो बेसिकली नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है. अट्रैक्टिव फोर्स है, वापस आपको वापस बुला रही है, आप आगे तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन दैट केस द वर्ड वुड बी नेगेटिव. ये वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, द फोर्स इज अट्रैक्टिव, इट इज अगेंस्ट योर मोशन. तो ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव. तो ये वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा जी, अब हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या है, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इस केस में वुड बी नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आर वर्क डन. और हमारा जो फोर्स है वो कौन सी है, इट इज दी, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर्स. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आर है ना, सेपरेशन को हम लोग इस पूरे चैप्टर में इन टर्म्स ऑफ आर ले रहे हैं.
तो हमारी हम्म। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या बन जाएगी, आर इसको कैंसिल करेगा तो आर फॉर्मूला वुड बिकम क्या, जी एम एम ओवर आर, आर फॉर्मूला वुड बिकम जी एम एम ओवर आर। और आर स्क्वेयर था, अभी आर रह जाएगा सर, जी एम एम ओवर आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर, और साथ नेगेटिव साइन आएगा ये वाला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करने के लिए ये साइन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो एक as सेकंड। you get closer, हम कहेंगे एज यू गेट क्लोजर क्लोजर टू दिस सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीजेस, मतलब इसका ये है वैल्यू बिकम्स मोर नेगेटिव, तो वैल्यू बढ़ती है लेकिन नेगेटिव में, दैट इज व्हाई वी कॉल डिक्रीज, ठीक है, इसको हम इसलिए डिक्रीज कहते हैं, बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है। बट उसकी वैल्यू बेसिकली बढ़ ही रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी। ये अब वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड देन आपने कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स, क्योंकि वही लॉजिक लग गई है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने एक यूपी का फॉर्मूला कैसे निकाला? फोर्स डाला मैंने जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर, और डिस्प्लेसमेंट मेरी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट मांगना, इट इज व्हाट, इट इज आर, राइट, ये आर है। यस सर। डिस्प्लेसमेंट को मैं आर रखूंगा, नीचे आर स्क्वेयर था, तो ये आर इस आर स्क्वेयर में से एक आर को काटेगा, पीछे सिर्फ आर रह जाएगा, तो जी एम एम ओवर आर बन जाएगा। आई समझ। फोर्स जीएमएम कैसे? फोर्स देखो ना ऊपर क्या था, व्हाट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ये फॉर्मूला उठाया, ये फोर्स है, ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आर से मल्टीप्लाई किया, ये आर इस स्क्वायर को काटेगा तो जी एम एम ओवर आर रह जाएगा, ओके ओके। ठीक है। तो ये हमारे ठीक है। पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां से हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम वोल्ट कहते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बिकॉज हम्म। वोल्टेज इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, विच इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी तरह से ग्रेविटी के केस में चूंकि चार्ज की नहीं, सब मैसेज की बात होती है, तो अगर मैं वर्क डन पर यूनिट मास की बात करूं तो दिस वुड बी कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बात समझ आ रही, तो ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इट इज वर्क डन पर यूनिट mass, और बाकी डेफिनेशन एज इट इज, टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ठीक है। पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमने जो है वो डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, और इसका सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे एज फाई, फाई इसका सिंबल होगा, ठीक है। इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास, आगे बात वही है, टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ये सीन है। अच्छा जी, सारा सारा वही काम ठीक है। है एज इट इज, सिर्फ अब हम जो है ना वैल्यू को डिवाइडेड बाय मास कर रहे हैं, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, राइट, तो इक्वल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के। तो इन दैट केस हमारा फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, वी कॉल इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाज जी एम एम ओवर आर, और यहाँ डिनोमिनेटर में एक और एम आ चुका है, यहाँ एक और एम है, तो यहाँ बेसिकली एक और एम आएगा जो इस एम को कैंसिल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड बाय वन ओवर एम ना, तो ये एम इसको कैंसिल करेगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जी एम ओवर आर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव साइन की सारी सेंस लॉजिक वही है जो अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर मैं मैथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई कैन गेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल, ये भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल होगा फॉर्मूला, ठीक है। जब आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा, जब आपको जी एम ये वाली चीजें नहीं देगा बल्कि डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी कहीं कहीं जगह पे एप्लीकेबल होता है। बात समझ आ रही ठीक है? है। तो इसी तरह से जैसे ऊपर का सिनेरियो था कि जहां ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे जितना पास जाता जाएगा नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ठीक है। वैल्यू लेकिन विद नेगेटिव साइन व्हिच मींस इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट मास का ग्राफ बनाऊं विद विद रिस्पेक्ट टू आर, अगर मैं इसको रेडियस के साथ जो है इसका ग्राफ बनाऊं, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ इसका और रेडियस का, वो रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट रिलेशन वुड बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। डायरेक्टली रेडियस, रेडियस के स्क्वायर से नहीं बल्कि रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बात समझ आ रही है? लीनियर हो गया। तो वो लीनियर नहीं, इनवर्स का जो रिलेशन होता है, ग्राफ वही वही वाला ग्राफ बनेगा जैसे हमने अभी पीछे बनाया था, और इसमें जब आर डबल होगा तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्राफ उठा लेते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, इसका ग्राफ जो है वो क्या बनेगा,
अच्छा, अब इसके अंदर क्या सीन है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट होगा ना, हम्म। ऑफ अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ विद रेडियस एट अ पॉइंट मास, अगर मैं इसको देखूं तो उसमें मेरे पास सिनेरियो क्या बनेगा इसको यहीं ले जाते हैं। ये है बेसिकली आपका ग्राफ ऑफ फाई एंड आर। ठीक है, इस डिस्कशन पे हम आते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना, कीप इन माइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो ऑब्जेक्ट या राइट हैंड साइड पे हो, उसकी वैल्यू में रहना नेगेटिव ही है। अगर आपने लेफ्ट से भी उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है, हम्म। वो भी वैल्यू नेगेटिव 100 ही होगी इसकी। यहाँ से आपने इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट वुड स्टिल बी नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, इट वुड कीप ऑन बीइंग नेगेटिव। दूसरी बात हमें और से पता है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डिसिपेट्स इन एवरी डायरेक्शन। तो इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी से ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकला, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ डायरेक्शंस की वजह से प्लस माइनस नहीं होता, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे से अगर मैं कंसीडर करूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को या राइट हैंड साइड से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं कंसीडर करूँ। नोटिस, ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी राइट पे जा रहा है, या ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन आइदर केस उसको अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। हम्म। दोनों तरफ से जो उस पर फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव ही है, उसको वापस ही खींच रही है और उसके अगेंस्ट जाना चाह रहा है, तो नेगेटिव ही रहेगी, वैल्यू वुड स्टिल बी नेगेटिव। ठीक है, तो इट मींस द वैल्यू वुड बी नेगेटिव इन आइदर केस। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ बना था वो क्या बना था कि जब जी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे वुड बी पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव एक्सिस में, और जब राइट हैंड साइड पे होगा तो इट वुड बी नेगेटिव, तो ये मैंने नेगेटिव एक्सिस। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दोनों केसेस में इट वुड बी नेगेटिव, तो ये दोनों केसेस में इट वुड बी नेगेटिव। तो ग्राफ इसका क्या बनेगा कि जब ये डिस्टेंस r पे है, when it is at r, तो जो phi है, नाउ ऑन माय y एक्सिस आई डू नॉट हैव g, आई हैव phi, phi would be नेगेटिव, phi at r, तो ये वैल्यू होगी, क्योंकि रिलेशन phi का और r का जो है वो इनवर्स है। तो जब r जो है वो 1r है, तो जो phi है वो 1 phi है, और जब r 2r होगा तो ये 5/2 हो जाएगा, जब ये 3r होगा तो ये 5/3 हो जाएगा। ये रिलेशन चलेगा इनका आपस में। ठीक है, तो इन दिस केस इनवर्स का ग्राफ हमेशा फिर कैसा बनता है, इनवर्स का ग्राफ हमारा ऐसे ही बनेगा, 2r पे ये हाफ हो जाएगा, समवेयर लाइक दिस, 3r पे थ्री क्वार्टर, मतलब 3/3 हो जाएगा। इस तरह करते करते इट वुड बी अ कर्व दिस वे, और यहाँ से भी इट वुड बी अ कर्व इन सच वे। ठीक है, ये इस तरह का एक कर्व यहाँ से भी बन जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब हमने ये देखना है कि व्हाट हैपेंस जब ये सरफेस के अंदर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो चलो जीरो हो रही थी, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो होगा यहाँ पे? वुड इट बी जीरो इनसाइड द सरफेस? वुड इट बी जीरो और वुड इट बी कांस्टेंट? अब हमने ये चीज देखनी। देखो, अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि आपके पास जो ग्रेविटेशन एनर्जी थी, दैट वाज इक्वल्स टू फाई मल्टीप्लाइड बाय मास, राइट? इक्वल थी यस सर। मल्टीप्लाइड बाय मास के, मैंने फॉर्म में ये बनाया था यार। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि एज द ऑब्जेक्ट comes towards the surface, surface के पास आता जाता है, what happens is this phi keeps on changing it, phi जाहिर सी बात है चेंज हो रहा है, gravitational potential keeps on changing and the gravitational potential energy also keeps on changing, ये चेंज होता जा रहा है। तो वो क्या यस रहा सर। है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके इक्वल है? दिस वुड बी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल एक मास यहाँ पे, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज phi 1, तो यहाँ पे पहुंचता है इट इज phi 2, तो चेंज वुड ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल माइनस phi 2 माइनस phi 1, तो इसके इक्वल, दिस इज योर चेंज ऑफ फोर्स। तो यहाँ जब आप चेंज डालेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ से भी चेंज का ही आएगा, डेल्टा भी बनेगा। ठीक है, जब आप सेंटर में आ जाते हैं, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इनसाइड, अब क्या हो रहा है, जब आप एक दफा अंदर पहुंच गए सरफेस से, अब आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, सरफेस से अंदर की तरफ जाने का मतलब ये है कि नाउ योर ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। पॉइंट में इसके assumption में ग्रेविटेशनल फोर्स वाज जीरो, राइट? अच्छा, जीरो। नाउ टेल मी यस सर। व्हाट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज द वर्क, एंड वर्क इज ऑलवेज F into S। ठीक है, जब सिमिलरली एफ इज जीरो तो आपका वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा F into S। ठीक है, तो जब डेल्टा F into S में डेल्टा F आपका अब मजीद फोर्स जीरो हो चुकी है, तो योर डेल्टा U change in gravitational potential energy would be zero, change is zero, keep in mind what is zero, change is zero, change zero का मतलब है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, it would become, the change becomes zero। ठीक है, it no longer changes inside the planet, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो, इट मींस जहां तक बर्डन हुआ, इसको यहां से यहां तक लाने में बर्डन हुआ, सरफेस तक लाने में बर्डन हुआ, अब मजीद कोई बर्डन नहीं हो रहा सरफेस के अंदर, अब मजीद बर्डन नहीं हो रहा, बर्डन जितना होना था वो हो चुका है, वो एक दफा एनर्जी आप में स्टोर होनी थी वो हो चुकी है, दैट एनर्जी स्टोर्ड इन यू, यू आर नॉट वेस्टिंग दैट एनर्जी एनीमोर। अब आप मजीद, आप में एनर्जी मजीद नहीं आ रही है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जीरो थी, आप में एनर्जी 0 जूल्स, वो एनर्जी आप में आती गई आती गई आती गई, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते फॉर एग्जांपल 100 जूल्स हुई। अब अचानक यहाँ पे इसके अंदर जाने से जीरो नहीं होगी, वो 100 ही रहेगी, इट वॉन्ट चेंज,
वो जीरो से चेंज नहीं हो, बात समझ आ रही? तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, एग्जैक्टली, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो डेल्टा यूपी, जब डेल्टा यूपी जीरो हो जाएगा, इट मींस यूपी वुड बिकम कांस्टेंट। तो जब एनर्जी कांस्टेंट है तो फाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ जो है वो इनसाइड द सरफेस कुछ इस तरह का बनेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इसकी ठीक जो है ना एक और चीज, एक और मैथमेटिकली भी हम देखते हैं इसको। नोटिस करो, व्हाट इज फाई? फाई इज बेसिकली, फाई इज बेसिकली व्हाट, सॉरी, व्हाट इज, यहाँ पे इस ग्राफ अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ के ग्रेडियंट की बात करूँ, ग्रेडियंट इज ऑलवेज व्हाट इज द ग्रेडियंट? Gradient is always change in y-axis over change in x-axis, right? हमारा y-axis क्या है? है। Yes, sir. हमारा y-axis क्या है? What is our y-axis? Our y-axis is, हमारा y-axis पे है 5 और x-axis पे है r। 5 ओवर r जरा करो क्या फॉर्मूला बनता है, देखते हैं। 5 का फॉर्मूला क्या है? 5 का फॉर्मूला क्या है? 5 इज gm ओवर r, माइनस जी एम हो रहा है। और साथ एक और r आ गया, विच मींस gm ओवर r स्क्वायर बन गया। तो ये gm ओवर r स्क्वायर था, ये किसका फॉर्मूला था? व्हाट वाज दिस gm ओवर r? ये gm ओवर r किसका फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था gm over r square was the formula for g, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। exactly, ये g के इक्वल। तो नोटिस करो कि जो gradient है, here you can see the gradient of phi and radius graph is equals to the negative field strength, negative gravitational field strength is equals to negative g, ठीक है। the gradient of phi and radius graph is basically equals to the negative gravitational field strength। अब मुझे तुम ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस के अंदर क्या होती है? g is zero, जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज सरफेस जीरो। तो जब ग्रेडियंट जीरो होता है तो व्हाट डज ग्रेडियंट जीरो मींस? ग्रेडियंट जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ग्रेडियंट जीरो मींस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? है। ग्रेडियंट यस। जीरो मींस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट देखोगे तुम, तो ग्रेडियंट यहाँ पे तुम्हारे पास ग्रेडियंट वुड बी जीरो, व्हिच टेल्स यू दैट g इज जीरो। इसी तरह से यहाँ सरफेस पे नोटिस करो, ग्रेडियंट मैक्सिमम है, टेंजेंट बनाओगे तो मैक्सिमम स्टीपनेस सरफेस पे है, यहाँ पे है, इस वजह से वी कैन से ग्रेडियंट मैक्सिमम, इट टेल्स यू g इज आल्सो नेक्स्ट। मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो g क्या है? कीप इन माइंड, यहाँ पे अगर मैं इसका ग्रेडियंट बनाता हूँ तो इसका ग्रेडियंट जो है यहाँ पे इट इज बेसिकली अ नेगेटिव ग्रेडियंट, और तो यहाँ पे, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ठीक है, तो एक तरफ g पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा, यू कैन सी दैट एज वेल। तो it tells you कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है इट इज बेसिकली इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विद नेगेटिव साइन के साथ, क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अब हम आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ है किसका? ऑफ अ पॉइंट मास। इसी तरह जैसे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ पढ़ा था ऑफ अ पॉइंट मास, और फिर हमने पढ़ा था बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, सिमिलरली यहाँ पे भी हम ग्राफ पढ़ेंगे बिटवीन टू पॉइंट मैसेज। नाउ विल डिस्कस द ग्राफ बिटवीन टू पॉइंट मैसेज। तो नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ बाय आर बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, टू पॉइंट मैसेज के दरमियान होता है। तो उसमें जो सिनेरियो बनता है हम उसको डिस्कस करते हैं। ब्रिंग इन दिस केस, इसको अगर हम यहाँ से लाते हैं, अच्छा आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो है ना वो सीन क्या है कि चूंकि ऑब्जेक्ट, ये अगर दो पॉइंट मैसेज है, इस ऑब्जेक्ट अगर ये यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, एनी वेयर इट इज, जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसने नेगेटिव ही रहना है, इट इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव समवेयर, मतलब इट इज बेसिकली स्केलर। तो जब नेट निकालना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेट वुड बी इक्वल टू, पहले हमने g1 माइनस जी टू किया था, याद है? g1 माइनस जी टू किया था, क्यों? यस। एक g2 राइट पे था, एक लेफ्ट पे था, यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो हमारे पास बन जाएगा फाई नेट वुड बी इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, दोनों ऐड होंगे तो दोनों नेगेटिव, तो बेसिकली बन क्या जाएगा? फाई नेट वुड बी इक्वल टू आपका इसके इक्वल नेगेटिव जी एम ओवर आर एम वन प्लस नेगेटिव जी एम टू ओवर आर टू, ठीक है। अच्छा, दोनों, वैसे ये दोनों मैंने सब इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं समझा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये इन्फिनिटी है, तो मतलब इन्फिनिटी इज बिटवीन m1 एंड m2। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इन्फिनिटी इज, अगर मैं m2 की बात करूं तो इन्फिनिटी वुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ m2, दिस इज इन्फिनिटी, अच्छा, यहाँ की ठीक है। इन्फिनिटी होगा, यहाँ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। इन्फिनिटी पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब जीरो है, इन्फिनिटी पे सारी वैल्यू जीरो है,
ठीक है, वजह क्या उसकी, इन्फिनिटी के ऊपर आपकी रेडियस जो डिस्टेंस है, इट इज सो मच, इट्स सो हाई, द रेडियस इज इन्फिनिटी, व्हिच मेक्स द वैल्यू फॉर एफ जी टू बी जीरो, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, सिमिलरली जी टू बी जीरो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। दूसरा ये है कि व्हाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हियर एज वेल, ये भी जीरो क्यों है, क्योंकि इन्फिनिटी, हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी कि वर्क डन टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड, तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को अंदर लाने में जो वर्क लगता है वो आपकी एनर्जी, वो आप में स्टोर होती है एज एनर्जी। तो अगर आप इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को अंदर लाइन इन्फिनिटी पे रखें तो आप में क्या एनर्जी आएगी, आप में कोई एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, तो इट इज ऑल्सो जीरो एज वेल। बात समझ आ रही? अच्छा, अब चूंकि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऐड होंगे, इट टेल्स यू अब हमारे पास कुछ डिफरेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे जी वन जी टू नहीं है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, ठीक है, वी हैव फाई वन एंड फाई टू, फाई वन है एंड फाई टू है, फाई वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मास वन एंड फाई टू इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मास टू। ठीक है, अब हमारे पास वाई एक्सिस पे फाई है, दोनों क्या है, नेगेटिव। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ फाई का, फाई वन का ग्राफ बनाता हूँ इन दैट केस, तो वो यही ग्राफ बनेगा जो मेरा यहाँ पे बना हुआ है कि सरफेस पे वो मैक्सिमम थी और जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ जाता जाता वो जीरो, सरफेस पे इट इज नेगेटिव मैक्स, यहाँ पे वो नेगेटिव 100 थी, याद है, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था जीरो की तरफ जाती है, इन्फिनिटी पे वो जीरो जाती है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली जब मैं आर टू का ग्राफ बनाऊंगा, फाई टू का ग्राफ बनाऊंगा, तो बजाय वो पॉजिटिव होने के दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव का मतलब है अब इसका ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, ये बनेगा समवॉट लाइक दिस, नेगेटिव साइड पे ही ये कर्व बनेगा, ऐसे करके बनेगा, दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। तो ये आपका फाई वन का ग्राफ है एंड दिस इज योर ग्राफ फॉर फाई टू। ठीक है, अब जो इनका नेट ग्राफ बनेगा, नेट क्या बनेगा इनका, नेट की वैल्यू वुड ऑलवेज बी ग्रेटर, नेगेटिव में ज्यादा होती है, इट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव एंड ग्रेटर, क्योंकि दोनों वैल्यूज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इक्वेशन में बनाई है, इफ दिस इज नेगेटिव 10 एंड दिस इज नेगेटिव 5, तो द नेट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव 15, नेट जो है वो ऑलवेज इट वुड बी ग्रेटर। तो होगा क्या कि यहाँ पे ग्रेटर होगी, यहाँ से कम होते 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 यहाँ पे मिनिमम होगी, और मिनिमम होने के बाद यहाँ से वापस नेगेटिव बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो नेट का ग्राफ है, अगर मैं केस सिनेरियो वन की बात करूं, तो यहाँ पे सिनेरियो वन में योर फाई वन वुड बी मैक्सिमम फॉर एग्जांपल नेगेटिव 10 एंड फाई टू, चूंकि फाई टू से वो दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इट वुड बी नेगेटिव 1 फॉर एग्जांपल, तो फाई नेट जो होगा वो कितना होगा, नेगेटिव 11। ठीक है, सिनेरियो टू की मैं बात करूं, सिनेरियो टू पे अब आप जो है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब आप वन से दूर जा रहे हैं, वन से आप जब दूर जाएंगे तो दिस फाइव वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग, फाई वन कम होगा, फाई वन वुड बिकम लेस नेगेटिव, नेगेटिव 8 हो जाएगा, और आप उसके करीब जा रहे हैं, फाई टू के करीब जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इट वुड बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि आप उसके पास जा रहे हैं तो इट वुड बिकम मोर नेगेटिव, तो ये माइनस वन से फॉर एग्जाम्पल माइनस टू जाएगा, कि सी जो नेट है वो नेगेटिव 10 हो गया। ठीक है, इस तरह करते करते ये वैल्यू नेगेटिव 11, नेगेटिव 10, नेगेटिव 9, नेगेटिव, इस तरह नेगेटिव करते करते इस पॉइंट तक वो मिनिमम होगी, इस पॉइंट के बाद इट वुड अगेन स्टार्ट टू राइज, ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है, इट वोंट एवर बी नेगेटिव, इस पॉइंट के बाद इट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग अगेन, व्हाई वुड इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, अब इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पे जो है इट इज समवेयर ओवर हियर। ठीक है, मिनिमम पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, दिस पॉइंट इज जी विच इज द मिनिमम पॉइंट, जी पे क्या सिनेरियो बनेगा, फाई वन जो है इट वुड बी आधे से राइट हैंड साइड, बट इज मोर टुवर्ड्स मैस टू, तो फाई वुड बी लेस देन 10, आधे से कम होगा, इट वुड बी फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 4। ठीक है, और फाई टू जो है वो ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी, मैं कहता हूँ नेगेटिव 5। तो सी व्हाट हैपेंस इज कि फाई नेट जो है ये आपका फिर से बढ़ना शुरू है, जो फाई नेट है इट वुड नाउ इंक्रीज अगेन, ये आपकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 9 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, इस पॉइंट के बाद द वैल्यू वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, व्हाट इज द रीजन, कि ये वैल्यू बढ़े कम होगी लेकिन ये वैल्यू साथ साथ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो जो तुम्हारा नेट है वो बढ़ता रहेगा, you'll see कि नेट आपका यहाँ पे बढ़ता रहेगा। वैसे भी अलजेब्रिक सम अगर देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐड करो तो वैल्यू पर आती है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट की वैल्यूज को ऐड करो तो और वैल्यू पर आती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की वैल्यूज को ऐड करो तो वैल्यू जो रिजल्टेंट वैल्यू और ऊपर आएगी। बात समझ आ रही है? वैसे यहाँ से ऊपर, सही है। तो हमारा जो रिजल्टेंट का ग्राफ है वो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा, जी पे नेगेटिव और यहाँ से, ठीक है, ये आपका ग्राफ दिखेगा आपका फाई नेट का। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राफ फॉर फाई नेट। ठीक हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, इनकी ये आपके पास स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब नोटिस करो इस ग्राफ का ग्रेडियंट इस पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा मैथ्स में पढ़ा है, टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट एट टर्निंग पॉइंट से जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया ना टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट्स पे, और ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, ये मैथ्स में, तो ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो ही है। और नल पॉइंट पे याद रखो, जो हमने 4 का बनाया था, जो नल पॉइंट था वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी, जीरो। जीरो थी। तो ये वही पॉइंट है। ठीक है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। बात समझ आ रही? यस। अच्छा, अब जो भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो किसी दूसरे प्लेनेट के या किसी दूसरे मैस के अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो इन्फिनिटी से ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स दैट प्लेनेट, अगर उस प्लेनेट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो क्या एनर्जी चेंजेस आती हैं, किस
एनर्जी से किस एनर्जी फॉर्म में कन्वर्जन होती है, अब हमने वो चीज डिस्कस करनी है, ठीक है। हमने कल ये देखा कि जब आप जो है वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द प्लैनेट, जैसे आप एक्स से वाई जा रहे हैं, यू आर बेसिकली ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द प्लैनेट, इन दैट केस योर एनर्जी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, द वैल्यू इंक्रीजेस लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। यस सर। तो if this is -100, this would be -200, ठीक है। तो वैल्यू बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बढ़ रहा है, तो हम उसको कहेंगे इट इज डिक्रीजिंग बेसिकली। ये चीज जो है यस जिसकी ग्रेविटेशनल फ्लैश एनर्जी है, इट इज डिक्रीजिंग, मतलब इट इज गेटिंग मोर नेगेटिव। So it tells you that whenever something travels towards the planet, in that case, the gravitational potential energy decreases. तो जब ये एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो ये किसमें कन्वर्ट हो रही है? इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट की तरफ ट्रैवल करता है, तो जैसे जैसे वो प्लैनेट की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, वैसे वैसे उसकी स्पीड मजीद बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होता कि प्लैनेट की तरफ ट्रैवल कर रहा है और साथ जो उसकी स्पीड स्लो है और जैसे प्लैनेट पहुंचेगा यहाँ के लैंड कर जाएगा, लैंड के स्लो लैंडिंग होगी, ऐसा नहीं होता। वो जाके हिट करता है, मतलब हाई स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। बात समझ आ रही है? The speed ठीक है। keeps on increasing. Why? Because the gravitational potential energy decreases, and as gravitational potential energy decreases, the kinetic energy increases. बात समझ आ रही है? तो यही एनर्जी कन्वर्जन हमने पढ़ी होती। Similarly, if the object is going away from the planet, in that case वो मजीद हाइट गेन कर रहा है, मजीद सेपरेशन, या आर बढ़ता जा रहा है। जब ये आर when it goes away, ठीक है, जैसे ये ज्यादा दूर, in that case the gravitational potential energy increases. How does it increase? वो वैल्यू कम होती है लेकिन नेगेटिव में कम होती है, तो नेगेटिव में कम होने का मतलब है बढ़ना, ठीक है। अगर नेगेटिव यस 200 है, तो नेगेटिव 100 है, तो इट मींस इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। हम लोग ओ लेवल से पढ़ते थे कि जमीन से अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप इतना ऊपर लेके जाएंगे, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, ऑफ कोर्स जितनी हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था mgh, हाइट आप बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। ये वो सिनेरियोज होते हैं जहां पे योर ग्राउंड, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज द रेफरेंस, और सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो कंसीडर किया होता है, याद है? ओ लेवल्स में अगर कोई यस चीज फ्लोर पे रेस्ट कर रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसीडर करते थे। रेफरेंस पॉइंट यस हमारा सरफेस ऑफ अर्थ था। यहाँ से अब आप ऊपर जाओगे तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दिस वाज द केस फॉर ऑब्जेक्ट्स जो कि मतलब छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही इसके है, अंदर ठीक है। हमारा इन्फिनिटी हो गया ना सरफेस। हाँ, अब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। नाउ रेफरेंस ठीक। पॉइंट इज इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे ठीक। ग्रेविटेशनल एनर्जी वुड बी जीरो, और जैसे जैसे मैं टुवर्ड्स द सरफेस जाता जाऊंगा, इट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। असल में प्लैनेट्स के केस में या लार्ज स्केल पे, मैक्रो स्केल पे जो है ना, वो हम सरफेस को नहीं बल्कि इन्फिनिटी को अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। सरफेस को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं छोटे केस में, कोई बॉल ऊपर जा रही है या कोई आपने किसी अलमारी के ऊपर कोई चीज रखनी है, इस तरह के केसेस। बात समझ आ रही है? रियल लाइफ यस केसेस के अंदर आ गए और प्रैक्टिकल सिनेरियोस के अंदर जो है ना, वो आप ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं टू मेक योर कैलकुलेशंस इजियर। वेरी सिंपलिस्टिक कैलकुलेशंस के लिए आप इसको रेफरेंस पॉइंट लेके एमजीएच वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, you're done with it, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स के केस में या लार्ज मैसेस के केस में यू डू नॉट टेक द सरफेस टू बी जीरो, यू टेक द इंफिनिटी टू बी जीरो। यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होती है, एंड देन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द प्लैनेट ट्रैवल करते हैं तो इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो जब ये डिक्रीज कर रही है तो मीनवाइल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डेल्टा, ये आ गई आपकी बात, ठीक हो गया। नाउ what would be the signs will be a general form है, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म। अब अगर मैं टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा हूँ, टुवर्ड्स द प्लैनेट जा रहा हूँ, इट टेल्स यू कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मीनवाइल गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं इसी फॉर्मूले को कैसे लिखूंगा? आई एम राइटिंग इट डाउन एज नेगेटिव 5 मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो जहां लॉस होगा वहां नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ठीक। अवे फ्रॉम द प्लैनेट जा रहा हूँ, तो इन दैट केस इट वुड बी गेन इन gravitational potential energy, meanwhile loss in kinetic energy. So in that case, my formula would become 5 multiplied by m is equals to negative half m v square minus v square, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन जहां लॉस होगा उस जगह पे आएगा। बात समझ आ रही है? जी सर। जनरल फॉर्म इसकी यही है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या हुआ था? उसके अंदर एक रॉक था ऑफ मास 200 kg दैट ट्रैवल्स बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। दो पॉइंट मैसेज हैं ए और बी, समझ लो दो पॉइंट मैसेज एक्स एंड वाई। इसके दरमियान में एक 200 kg का एक स्मॉल सा रॉक है जो ट्रैवल कर रहा है इन दोनों के दरमियान। इफ स्पीड ऑफ रॉक बिटवीन व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉइंट पी टू एक्स रेस्ट एट पी, ठीक है। अब वो इस तरह की कैलकुलेशन करने के उसके साथ एक ग्राफ जो उसमें नोट्स में जो क्वेश्चन था, तो उसको अगर तुम देखोगे भी तो उसमें सारा यही काम चल रहा है लॉग के कहीं एग्जैक्टली सर, वो आपकी यही मैं देख रहा था। ऐसे हमने एक मैथ्स यूपी टाइम्स नहीं सॉरी 5 टाइम्स मैथ्स इक्वल टू यूपी यूपी आपका वर्क डन हो गया। तो हाँ। ठीक है सर। और वो आपका जूल्स में होगा, काइनेटिक एनर्जी भी जूल्स। ठीक है सर, समझ आ गया। तो ये सारी सारी जो है ना क्वेश्चन इस तरह के रेलेवेंट हो, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें तुम्हें समझ आ जाएगी। हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, कहीं पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी,
कहीं पे मतलब फाइनल जीरो होगी, इस तरह के केस हो गए। वो कह देगा व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, which what is the minimum launch velocity required so that this object goes from surface of mass 1 and barely reaches mass 2। मतलब ये मुश्किल तमाम यहाँ पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए। तो मुश्किल तमाम पहुंचने का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटीज की कितनी होगी, वैल्यू होगी, और मुश्किल तमाम पहुंचने का मतलब है कि जो सेकंड मैस है वहां पे barely वो पहुंच रहा है, which means the velocity here would be फाइनल आपकी जीरो zero। हो जाएगी। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यहाँ ये कट जाता है कभी कि यहाँ पे फाइव जो है वो फाइव टू माइनस फाइव वन है, फॉर एग्जाम्पल वो फाइव टू हमारा जो है वो इन्फिनिट पे, दिस इज फाइव टू, एक ऑब्जेक्ट यहाँ सरफेस से ट्रेवल कर रहा है, दिस फाइव वन यहाँ से इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। तो इस ट्रेवल में फाइव वन की वैल्यू होगी, और फाइव टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। जीरो। तो हम यहाँ पे इसको इसको जो उसका फाइव टू होगा वो कहीं जीरो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन चल रहे होंगे, उसमें से कभी फाइव वन निकालना पड़ जाएगा, कभी कोई फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे ओ लेवल्स बोलते थे ना, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें से कभी एच यस। निकालना पड़ जाता था, कभी वी निकालना पड़ जाता था, इस तरह के काम करने पड़े। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं केपलर्स लॉ के ऊपर, व्हिच इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर अस। इसके अंदर क्या सिनेरियो है, इसके अंदर ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के अगर ऑर्बिट में होगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ से लग रही होगी दैट वुड बी दी सेंट्रीपिटल फोर्स, एक बात। ठीक है, अब जो केपलर्स लॉ है, इस फिनोमेना को यूज करते हुए उसने रिलेशन निकाला बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड द रेडियस ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड रेडियस ऑफ ऑसिलेशन, इनके दरमियान में रिलेशन निकाला, और रिलेशन क्या बना, वो बना स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। ठीक है, वो कैसे बना, वो इस फॉर्मूले से बना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को उसने इक्वल कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स के। ऑफ कोर्स सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स, इफ यू आर इन एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिट, तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, सिमिलरली जो है वो उधर आगे जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से उसको इक्वेट कर दिया। इन दैट मैनर जो है ना हमारे पास एक डेरिवेशन बनेगी, यहाँ पे ये मैस मैस से कट जाएगा, ये वाला आर जो है ये नीचे नीचे यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा जी एम ओवर आर क्यूब इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वुड बी 4 पाई ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं तो रीअरेंज करता इक्वेशंस को, तो इट वुड बिकम टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई ओवर जी एम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ठीक। आर क्यूब। ठीक है, तो क्या सीन बना है यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट इन द मिडिल, इट टेल्स यू कि देन द अदर टू आर द वेरिएबल्स व्हिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर और आर क्यूब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। ठीक हो गया, समझ आ गई ना, ये इसने ये केपलर्स लॉ, इसकी स्टेट ये केपलर्स लॉ ये है, इसकी स्टेटमेंट याद है लिखनी। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट में रहने वाले ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब से। ठीक है, ये चीज है, ठीक दिस है। इज व्हाट केपलर्स लॉ इज। इसके अंदर भी कई सारे सवाल आपको रिलेट करने होते हैं, कहीं क्यों रेडियस निकालना पड़ जाता है, कभी टाइम पीरियड निकालना पड़ जाता है, इस तरह की कहानियां करनी पड़ती है, कभी रिलेशंस निकालने पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट सैटेलाइट। सैटेलाइट्स दो टाइप्स की होंगी, एक होगी जियो स्टेशनरी एंड सेकंड सैटेलाइट वुड बी द पोलर सैटेलाइट। दो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हमारे पास होंगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है कि जो अर्थ के इक्वेटर के अलोंग मूव कर रही है। जो अर्थ का इक्वेटर है ना सेंटर में, उसके अलोंग जो ऑर्बिट कर रहा होगा ना ऑब्जेक्ट, उसके अलोंग जो ऑर्बिट कर रहा होगा इक्वेटर लाइन आपका के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट, सपोर्टेड। हाँ हॉरिजॉन्टल समझ लो, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर जो ऑर्बिट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, वो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। व्हाई इज इट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? एक चीज कि जो अर्थ का रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो 24 घंटे, 24 आवर्स इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। एक दिन में मतलब 24 घंटों में वो अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट करता है। रोटेशनल टाइम पीरियड उसका क्या है, 24 घंटे। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा ना, जो इक्वेटर के अराउंड मूव कर रहा है, इसका भी क्या होगा, 24 घंटे। इसका भी टाइम पीरियड बिल्कुल अर्थ जैसा होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट वुड बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट। जैसे अर्थ है तो वो 24 घंटे के इक्वल होगा। ठीक हो गया, ये हम अर्थ की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसकी डायरेक्शन भी वही होगी। अगर अर्थ जो है, फॉर एग्जांपल इफ द अर्थ इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, मतलब कर अगर, दीजिए। जी शब आ गया। अच्छा अब जो अर्थ, एक बात तो ये हो गई कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड वुड बी आल्सो 24 आवर्स व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ जो रेवोल्यूशन अपने अलोंग इट्स ओन एक्सिस, वो 24 घंटे में जो है ना रोटेशन करती है कंप्लीट, और ये ऑर्बिट भी 24 घंटे में ही कंप्लीट ऑर्बिट कर देता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, अगर ये अर्थ क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अर्थ के साथ क्लॉकवाइज ही रोटेट कर,
तो अगर कोई ठीक चीज है। आपके साथ ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको वो क्या लगेगी? स्टेशनरी लगेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल मोटर में 120 की स्पीड में और आपके साथ एक और गाड़ी 120 की स्पीड में, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को रिलेटिव वेलोसिटीज आपकी क्या लेंगी? स्टेशनरी, जीरो लेंगी रिलेटिव, एक दूसरे को आप यस। स्टेशनरी लगोगे। इसी वजह से ये सैटेलाइट्स भी हमें क्या लगती है? वी फील देम टू बी स्टेशनरी, इट सीम्स स्टेशनरी अबव अ पॉइंट ऑन द प्लैनेट। ठीक है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर दोस व्हिच ऑर्बिट the planet at the same angular velocity and in the same direction as the planet itself, so it seems stationary। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब किसी प्लैनेट, किसी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए यू विल हैव टू सेंड इट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है एक स्पेसिफिक रेडियस पे होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेडियस पे होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मैं रेडियस को छेड़ूंगा और मैं रेडियस को कम कर दूंगा, अभी हमने केप्लर्स लॉ में पढ़ा टाइम और रेडियस के रिलेशन, तो अगर मैं रेडियस कम कर रहा हूँ बेसिकली मैं टाइम पीरियड कम कर रहा हूँ। मुझे टाइम पीरियड यस। नहीं कम करना, मुझे टाइम पीरियड एक्जैक्टली 24 चाहिए। बात समझ आ रही है? तो मुझे जी एग्जैक्ट सर। 24 पे जो रेडियस है वो कितना होगा, वो हम निकालते हैं। ये हमारा केप्लर्स लॉ की इक्वेशन थी। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड भी पता है, ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी पता है। यहाँ से हम रेडियस जब निकालेंगे तो दैट रेडियस वुड बी इक्वल टू 4.23 into 10 raised to power 7 मीटर्स। बात समझ आ रही है? इस जी रेडियस सर। पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस हमेशा यही होगा। इसी रेडियस पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करेगा ऑर्बिट। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि अगर कभी कुछ सवालों में वो कहता है कि आप मुझे पूरा रेडियस का मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से लेके जो है ना वो ऑब्जेक्ट की तक का डिस्टेंस, वो कहता है कभी मुझे सरफेस ऑफ अर्थ से लेके तक का डिस्टेंस बताएं, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस बताएं सरफेस ऑफ अर्थ से नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ से नहीं, हम्म। बल्कि सरफेस ऑफ अर्थ से बताएं डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं इसमें एच निकालने के लिए हम रेडियस ऑफ अर्थ को बीच में से माइनस करते हैं, इस पूरी वैल्यू में से रेडियस ऑफ अर्थ को माइनस करते हैं। जब मैं रेडियस ऑफ अर्थ को माइनस करूंगा तो दिस वुड बी द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। दिस इज ठीक है। हाइट अबव द, ठीक है। तो कभी ठीक कभी है। ये निकालने को भी वो कहते हैं। उसके बाद कभी कभी वो कहते हैं कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट होगा किस स्पीड पे होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा अगेन टाइम पीरियड छिड़ेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स हम्म। v इक्वल्स टू r ओमेगा हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, टेल्स यू ओमेगा एंड v आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई बाय t, तो इट मींस कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम पीरियड। तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा टाइम पीरियड कम होगा, ऑफ कोर्स जो चीज ज्यादा तेज चलेगी तो कम टाइम लेगी। ठीक यस है। सर। तो इन दैट केस हमें फिर अगेन वी मस्ट हैव अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, उससे ज्यादा या उससे कम हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ जो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना होगा, फिर गो विद दिस फार्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास r भी आ गया है, ओमेगा 2 पाई बाय t होता है, t भी हमें पता है 24 घंटे हैं, तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी समवेयर अराउंड 3000 मीटर्स पर सेकंड। अब एग्जैक्टली इट इज 3076 मीटर्स पर सेकंड, वैसे राउंडेड ऑफ टू 3000 मीटर्स पर सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड होनी चाहिए टू कीप इट इनसाइड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बात समझ आ रही है? ठीक है। यस सर। अच्छा, इसके अदर हैंड पे यू हैव अ पोलर सैटेलाइट, एक और ऑब्जेक्ट, एक और ऑर्बिट होता है व्हिच इज द पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट क्या होता है कि इफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वेटोरियल, पोलर ऑर्बिट वुड बी पोलर। ठीक है, यहाँ पोल्स के अलोंग मूव करेगा, ये ऑर्बिट वर्टिकली मूव करेगा। बात समझ आ रही है? पोल्स ठीक के है। अलोंग। तो जब ये पोल्स के अलोंग मूव करेगा तो इसका कंपैरिजन अगर किया जाए इक्वेटोरियल ऑर्बिट से या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, भी ऑर्बिट करता है अलोंग द पोल्स, बेसिकली इट इज वर्टिकल। एक बार इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की जो पोलर ऑर्बिट में होगा, फोर्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बताता हूँ कि एक तो बात यह है अर्थ जो है ना कुछ ऐसी है, बीच में से चौड़ी है और पोलर से जो है वो, पोल से जो है वो कम है। इट टेल्स यू दैट द रेडियस, जो पोलर ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट होगा उसका रेडियस कम होगा, ये रेडियस कम होगा, और जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि और अर्थ जो है वो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली वाइड है, ऐसे अर्थ मतलब इतनी भी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली ज्यादा है, वर्टिकली कम है। ठीक है, तो ठीक है। रेडियस ऑफ द पाथ वुड बी लेस क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कम है, इट कवर्स मोर रीजन, रेडियस इज लेस, इट टेक्स लेस टाइम, व्हेन इट टेक्स लेस टाइम ऑफ कोर्स द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, यही बात अभी आई थी, अभी मैंने रिलेशन इसी फॉर्मूले से निकाला था आर ओमेगा, यहाँ से हमने रिलेशन निकाला था अभी अभी कि v is inversely proportional, तो अगर टाइम कम लग रहा है it means your velocity is more, similarly omega is also more, omega is यस what, सर। omega is 2 pi by t, तो ओमेगा और टाइम का भी इनवर्स रिलेशन है, तो जब टाइम कम होगा तो ओमेगा वुड इंक्रीज ऑफ कोर्स। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से ज्यादा होती है, और उसकी रीजनिंग ये है कि इसका रेडियस स्मॉल है, ठीक रेडियस है। स्मॉल तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कभी कभी जी। एक्सप्लेनेशन मांगता है कि व्हाई इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पोलर सैटेलाइट मोर देन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो उसकी अंदर ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। मूविंग ऑन। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, उसकी एनर्जी कितनी इक्वल होती है? अब हम उस डिस्कशन पे आते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपके पास एक प्लैनेट है, ये ऑब्जेक्ट उसको जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है, स्टेप वाइज चलते हैं, इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द मास एंड इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। इस प्लैनेट से जो उसका डिस्टेंस होगा, मतलब आर, आर पे डिपेंडेंट है। ठीक हम्म। है, और हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो इस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव जीएमएम हो रहा है।
ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यस सर। ऑलरेडी पढ़ा था इसके इक्वल, ठीक है। और चूंकि एक ऑब्जेक्ट जब ऑर्बिट में होता है तो उसका रेडियस थ्रू आउट द पाथ थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होता है, तो इफ द रेडियस इज कांस्टेंट इट टेल्स यू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट चेंज, ये कांस्टेंट रहेगी, इट वोंट चेंज, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। एंड वी नो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन 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 एन ऑर्बिट, उसके ऊपर लगने वाली जो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस चीज को यस यूज जी। करते हुए हम लोग अगर ये इक्वेशन बनाए, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला पड़ा हुआ है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे और यहाँ से वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वी स्क्वायर वुड बी व्हाट? वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू जी एम ओवर आर। ये जी एम ओवर आर को मैं अगर इस वी स्क्वायर में इंसर्ट कर दूं तो आई गेट दिस इक्वेशन। बात समझ आ रही? आई गेट दिस इक्वेशन, ठीक श्योर। है। एक सेकंड मैं देख लूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 v square is equals to gm over r। ठीक हाँ है, ये ठीक है यहाँ से ठीक है। कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, तो जी एम ओवर आर की होगा, ठीक है। जब मैं यस उसको सर। इंसर्ट करूंगा आई विल गेट दिस इक्वेशन। अच्छा, आप जरा ना पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा कंपेयर करो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? लेट्स सी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें, तो माय पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव जी एम एम ओवर आर एंड माय काइनेटिक एनर्जी इज जी एम एम ओवर टू आर, राइट? यस अच्छा सर। जी, अब अगर मैं इसको लिखूं, इफ आई राइट इट डाउन एज नेगेटिव वन जी एम एम ओवर आर, एंड इफ आई राइट इट डाउन एज 1/2 जी एम एम ओवर आर, तो बात सही है, यही बात है। नहीं सर। क्यों नहीं सर? देखो ना, जो ऊपर वाली चीज है इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया, बाकी ब्रैकेट में हाँ ठीक है कैंसिल ठीक है। हाँ ठीक है सर, ये वाला ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इट टेल्स यू व्हाट? इट टेल्स यू कि आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स काइनेटिक, सॉरी 1/2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, वन जी बाय सर। टू टाइम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला रीअरेंज करूँ टू टेल मी कि माय काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव 2 टाइम्स ग्रेविटेशनल, तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस है काइनेटिक एनर्जी से, सॉरी उल्टा बदलेगा, अगर मुझे डबल करना है फोर्स तो ये यहाँ पे है, ठीक है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लेके आना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 2, यस सर। ठीक है। मुझे काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो ट्वाइस, क्योंकि अगर आपकी आधी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है तो डबल काइनेटिक एनर्जी, डबल काइनेटिक एनर्जी जो है वो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी थोड़ा सर सा मैं समझ आ सबको गया। यहाँ पे एक बार दोबारा तो मैं जी क्लियर सर करके समझ आ समझा गया। दूँ, ठीक है। अगर एक चीज जो है आपकी जीएमएम और आर को मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक्स कह देता हूँ मैं इसको, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -1, ठीक है, यस सर। -1 है, और एट द सेम टाइम दिस इज हाफ, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी को मुझे डबल करना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए, आई हैव टू ट्वाइस इट ताकि उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो दिस गिव्स यू अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या है कि -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू माय पोटेंशियल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माय पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब टोटल एनर्जी का अगर हम एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक हमारी है जीएमएम ओवर 2 आर, आधी है, और पोटेंशियल है हमारे पास नेगेटिव जीएमएम ओवर आर, पूरी है, ठीक है। दिस इज 1/2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, तो अब जब मैं इसको फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा, मैंने रीअरेंज द फॉर्मूला, मुझे बताओ 1/2 -1 कितना होता है? -1/2, राइट। फॉर्मूला मिलेगा यस सर। -1/2 जीएमएम ओवर आर, यस सर। एनर्जी टोटल बिकम्स नेगेटिव जीएमएम ओवर 2 आर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गई पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की और टोटल एनर्जी की। अच्छा, अब एग्जामिनर कहता है कि अगर मैंने रेडियस को डिक्रीज किया, फॉर एग्जांपल इफ आई डिक्रीज द रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कम हो गया, रेडियस को कम करने से इस ऑब्जेक्ट में रहने वाली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये थ्योरी का यस सवाल सर। है। तो जब मैं रेडियस को कम करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी कम होगी, इसकी रीजन क्या है कि as the satellite gets closer to the planet it becomes more away from infinity, as it gets more away from infinity we need more energy to go back to infinity, it means it becomes more negative, more negative मतलब क्या? डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे आप ठीक है। प्लेनेट के पास जाएंगे, आपकी जो है ना वो आपको मजीद एनर्जी चाहिए इन्फिनिटी तक वापस जाने में, तो वैल्यू बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव के साथ बढ़ रही है, which tells you it decreases, ठीक है। सही अच्छा, है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, व्हाई डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज? बिकॉज रेडियस ऑफ द पाथ डिक्रीजेस, जब वो पास आ जाएगा रेडियस कम होगा, तो रेडियस ऑफ द पाथ डिक्रीजेस व्हिच टेल्स यू द टाइम डिक्रीजेस, व्हेन द टाइम डिक्रीजेस ऑटोमेटिकली वेलोसिटी इंक्रीजेस, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन तुमने काइनेटिक एनर्जी के लिए देनी है। अगर वो टोटल एनर्जी मांग ले, तो टोटल एनर्जी की अभी मैंने तो एक्सप्लेनेशन बताई, टोटल एनर्जी किसके इक्वल है?
टोटल एनर्जी है इक्वल काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी, Yes, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो इफेक्ट है वो ट्वाइस है, इज 2x एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट 2x है, इट इज ट्वाइस, राइट। ठीक है। तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी 2 दफा कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या कम होगी या बढ़ेगी? आपके काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कम हो जाएगी। और ये 2 दफा कम हो रही है, डबल इफेक्ट है ना। तो यहाँ एक यस सर, अपर तो एरो कम हो है, जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू विल डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लेंगे यस। डिक्रीज इज डबल देन द इंक्रीज, डिक्रीज कम है और डिक्रीज ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज, तो ओवरऑल वैल्यू आल्सो डिक्रीज, तो टोटल एनर्जी भी डिक्रीज कर, बात समझ आ रही? इस तरह के यस सर। कंपैरिजंस वो सवाल में मांग लेगा एनर्जी के ठीक है। ऑफसेट में। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटीज। का हमारा ग्रेविटेशनल टॉपिक खत्म हो जाता है। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड, मिनिमम लॉन्च स्पीड, कीप इन माइंड मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, मिनिमम लॉन्च, कि आप किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, इंफिनिटी तक पहुंच जाए। किस स्पीड से मैं फेंकूंगा इस ऑब्जेक्ट को, इस मैस को, किस वेलोसिटी से फेंकूंगा, लॉन्च करूंगा कि ये आपके इंफिनिटी तक चला जाए, ठीक है। ठीक वो है। स्पीड निकालने के लिए नोटिस करो कि जो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ होगा, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वुड बी जीरो एंड इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वुड बी, उसका मैग्नीट्यूड वुड बी मैक्सिमम। मैंने जो मॉडुलस लगाया हुआ है साइडों पे 2 डंडे लगाए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है और आगे जाके वहां पे जीरो, मतलब है तो वो मिनिमम बेसिकली। अगर मैग्नीट्यूड की बात ना करो तो नेगेटिव साइन के साथ वो मिनिमम है, ठीक है। तो हाँ। अब होता क्या है, होता ये है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि चेंजेस चेंजेस इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। जब ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द प्लेनेट जा रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में और गेन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। यस सर। तो यस लॉस सर। का मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी फाइनल क्या होगी मेरी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इट वुड बी जीरो, क्योंकि वो जस्ट एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड, मतलब मरते मरते पहुंचना। तो मरते मरते वो कैसे हाँ। पहुंचेगा कि यहाँ पे आगे इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो, आखिरी सांसों पे। यस। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव यू स्क्वायर, तो बन जाएगा यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। हम्म। फाई टू मेरा जीरो है, नेगेटिव फाई वन क्या होगा, फाई वन इज जी एम ओवर आर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, जी एम ओवर आर। तो ये वाला हाँ। नेगेटिव और नेगेटिव जी एम ओवर आर, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से यू को जब मैं सेपरेट बनाऊंगा इट वुड बी इक्वल टू 2 जी एम ओवर आर, इसकी ठीक वेलोसिटी है। इज 2 जी एम। अब ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन सब में वैल्यूज पुट इन करो, जी की वैल्यू डालो, एम की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू डालो, सारी लिखी है। तो यू गेट द वेलोसिटी टू बी 1.12 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ये हर चीज के लिए यही है। हाँ, हर ऑब्जेक्ट को आप जो है वो 11,200 की स्पीड से फेंकेंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। लॉन्च स्पीड अगर आप उसको 11,200 मीटर पर सेकंड की दे दी आपने तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है टोटल ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन के जो सारे कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुए आपके शुरू से, अगर देखें तो आपके हाँ ग्रेविटेशनल सर। फोर्स से वो स्टार्ट हुए। न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी। नाउ द थिंग्स यू मस्ट नो, द थ्योरी यू मस्ट नो फ्रॉम दिस टॉपिक, मैं क्विकली रिवाइज बताता हूं तुम्हें ये स्टेटमेंट आनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो आपकी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आना चाहिए, उससे निकलने वाला फॉर्मूला कैसे बना है ये पता होना चाहिए। उसके बाद मूविंग ऑन तुम्हें ये ग्राफ का पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और रेडियस के ग्राफ का पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो पॉइंट मैस क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैसे बना, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है और इस रेडियस से निकलने वाला क्या ग्राफ है, ठीक है। तो ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये आपका ऑफ अ सिंगल पॉइंट मैस हो गया, फिर वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन 2 पॉइंट मैसेज का केस पता होना चाहिए। ये सारी बातें, ये सारे ग्राफ्स, ये सब बातें जो है क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए। नल पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है, वहां का रेशो ये है, ये पता होना चाहिए। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पेपर में लिखनी है, ये वाली पहली लाइन पाई मैं तुम्हें, ठीक है। और सर कॉन्सेप्ट वाइज इट नेगेटिव, ये बात इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इसकी एक्सप्रेशन बनती है ये पता होनी चाहिए। एक्सप्रेशन बनने के बाद व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नॉट एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। फिर इसका ग्राफ ऑफ पॉइंट मास एट पॉइंट मास इसका ग्राफ क्या होता है, और बिटवीन 2 पॉइंट मास इसका ग्राफ क्या होगा, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो एनर्जी कन्वर्जन है, ये वाला मेन फॉर्मूला काफी ज्यादा अप्लाई होता है मुख्तलिफ जगहों पे, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर केपलर्स लॉ व्हिच रिलेट्स योर टाइम पीरियड एंड रेडियस, ये पता होना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट ये है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है। देन स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के, जो स्टेशनरी पोलर में क्या डिफरेंस है। उसके बेसिक बाद पढ़ाई व्हाट वुड जाती बी है दिस मुझे। रेडियस ऑफ जो स्टेशनरी ऑर्बिट, व्हाट वुड, हाँ लेकिन ये मतलब स्टेटमेंट्स कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई करने इसलिए पता होनी चाहिए। उसके बाद एनर्जी किस तरह से हमने निकाली, पहले एनर्जी निकाली, उसके बाद हमने उसको असल में एनर्जी निकलती इन सवालों के बिल्डअप के लिए, रेडियस को कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, फिर पूछते हैं व्हाट्स द इफेक्ट ऑन टोटल एनर्जी। इस सवाल को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये बिल्डअप बताना चाहिए, ठीक है, ये रिलेशन बताना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट 2x होता है कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आगे चलते हैं तो स्केल वेलोसिटी बेसिस का कांसेप्ट है। तो ये टोटल कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन जो है यहाँ पे कवर अप, ठीक ठीक हो है। गया। ठीक है। अच्छा जब मैं आज अपना डे को बार रिवाइज करके चल स्टार्ट